बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग? जी तो मैं गाइस हाजिर हुई हूँ आज नावल मने आशिक कल्बे यार हस्तम रिटन बाय अरीज शाह की एपिसोड नंबर 6 के साथ। एक मिनट यार, 6 पढ़नी है? आई थिंक सो 7 है। सॉरी यार, एपिसोड नंबर 6 नहीं है, 7 है। 7 पढ़नी है। आज हमने 6 एपिसोड हमने पढ़ ली हुई हैं, तो कल इंशाल्लाह ये नावल हम एंड कर देंगे। तो आज का दिन कैसा गुजरा आप सब लोगों का? मेरा तो बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है, लेकिन अभी भी जैसे मुझे टाइम मिला मैं आ गई हूँ। आज मैंने बहुत काम किया है। वो सर्दियों के कपड़े निकालने थे, गर्मियों के रखने थे, रज़ाइयाँ ये वो, आज बस सब मेरी बस हुई पड़ी है। वो पाँव में तो इतनी ज़्यादा दर्द है ना, मैं क्या बताऊँ। तो खैर आइए रीड करते हैं। मने आशिक कल्बे यार हस्तम रिटन बाय अरीज शाह की 7th एपिसोड। इसे सारा दिन कमरे के बाहर से आवाज़ आती रही। पहले तो वो जागी ही तकरीबन 12:30 बजे के करीब थी, और फिर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई। इसका कोई इरादा न था इन दोनों माँ बेटे को डिस्टर्ब करने का। एक होटल से इसने सुकून से खाना खाया और फिर थोड़ी देर अपने घर चली गई थी। वहाँ इसने अपने माँ बाप को बताया कि इसकी प्लानिंग तकरीबन फ़ेल हो चुकी है। दावर खुद अपना बच्चा इसके हवाले कर देना चाहता और वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। इसने पहले बड़ी मुश्किल से इस बच्चे से जान छुड़ाई थी, और अब तो दावर इसका बच्चा इसे देने के बारे में सोच रहा था। वो अपनी बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारना चाहता था, तो यकीनन इन दोनों में ये बच्चा काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था। दावर के अंदाज से साफ लग रहा था कि वो अपनी बीवी के हुस्न में पूरी तरह से खोया हुआ है, और फिलहाल वो ताहू को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसे सिर्फ इसकी तरफ से एक इशारे की ज़रूरत थी और वो ताहू के इसके हवाले कर देगा, लेकिन वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। इस बच्चे ने एक ही रात में इसे इतना ज़्यादा तंग किया था कि अब इसका कोई इरादा नहीं था इस बच्चे की तरफ देखने का भी। पता नहीं कैसी माँ है। जबकि इसके माँ बाप यही कह रहे थे कि बच्चे से इसे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। वो इस बच्चे से मुँह ना फेरे, बल्कि दावर को कहे कि वो इस बच्चे को अपने साथ अपनाना चाहती है। थोड़ी देर इन लोगों की बातें सुनकर वो वापस घर आ गई। इसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो रहा था। वो वापस यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन माँ बाप के फोर्स करने की वजह से आ गई थी, वरना इसे इन दोनों का रोमांस देखने का कोई शौक़ नहीं था। इसके माँ बाप इसका दिल जलाने में सबसे ज़्यादा आगे आगे हो रहे थे। अब वो इन्हें क्या बताती कि यहाँ जो कुछ चल रहा है वो इसकी सोच के बिल्कुल बरअक्स है। दावर को तो जैसे अपने बच्चे से भी कोई मतलब नहीं रहा था। वो तो सिर्फ अपनी बीवी का ही होकर रह गया था, लेकिन इसे अपनी जगह तो वापस बनानी थी। इसे वापस दावर के पास आना था, इस घर में रहना था। वो 6 साल से चलती बल्कि घसीटती शादी को टूटने ही नहीं दे सकती थी। इसने अपनी शादी कायम रखनी थी, वरना इसका कहीं कोई आसरा ना था। इसके बाप ने तो साफ जवाब दे दिया था, या तो दावर के साथ इसके घर में रहो, वरना इसका घर भी इसके लिए खुला हुआ नहीं है। इनकी बेटी से कोई फ़ायदा नहीं दे सकी थी, इसलिए इनका कोई इरादा नहीं था इसका बहुत सारी ज़िंदगी उठाने का। वो वापस इस घर में आ तो गई थी, लेकिन इस वक्त इसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। इसने सोच लिया था कि वो इस मसले का हल खुद ही निकालेगी, और इस हल को निकालने के लिए इसे किंजिश के बारे में सब कुछ जानना था। इसकी लड़की की एक एक चीज़ को जानना था। इसके माजी के में क्या हुआ था, आखिर इतनी कम उम्र लड़की को अचानक शादी करके इसके हवाले क्यों कर दिया गया। क्या वजह रही होगी इनकी शादी के पीछे। ज़रूर किंजिश के माजी में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। हाय अल्लाह, इसे किंजिश के माजी को जानना था। इसे वो पता करना था जिसकी बिना पर किंजिश का दावर से निकाह हुआ था, और यकीनन अगर वो जान जाती तो इसके लिए मंजिल मुश्किल ना थी। अच्छा जी, बड़ी कुछ अव्वलबंदी है वैसे साइशा बीबी भी। मुझे छोटी सी प्लेट में छोटी सी चम्मच के साथ खाना खिलाने में मसरूफ़ थी। इसने इसे फ्रूट्स खिला खिलाकर इसकी सेहत को अच्छा खासा कर दिया था। कोई नहीं कह सकता था कि इसका बेटा कमज़ोर है, बल्कि इसका बेटा तो अच्छे खासे डोले शोले बनाकर बैठा हुआ था। और अल्लाह ताला बाप को बचा नहीं सकता भूत बाबा से। और सबसे मज़े की बात यह थी कि वो जो कुछ भी इसे खिलाती वो खुशी खुशी खा लेता था। इन दोनों को आराम से खाना खाते देख वो भी अचानक ही इसके पास आकर इसके बालों में फूंक मारता इसे उछलने पर मजबूर कर गया। या वहशत ताहू के बाबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इस तरह कौन करता है? वो इसे देखते हुए सीने पर हाथ रखते हुए बोली। ताहू के बाबा करते हैं। इसने ताहू का गाल चूमते हुए शरारत से मुस्कुरा कर कहा, और साथ ही इसके लबों पर भी मीठी सी जसारत की, जिस पर वो शर्मा कर सर झुका गई। अच्छा, अब आप इसे तंग ना करें, वो बनाना खा रहा है, बस थोड़ा सा रहता है ताहू बेबी, मुँह खोलो। शाबाश। वो चम्मच के आगे थोड़ा सा केला लिए इसके मुँह के करीब करने लगी, जिस पर इसने पूरा मुँह खोल लिया था। दावर बड़े मज़े से खाते हुए देख रहा था। फिर अचानक इसने अपना हाथ फ्रूट्स की टोकरी की जानिब करते हुए वहाँ से एक लीमू निकाला था। आपने शिकंजी पीनी है? मैं बना कर दूँ? इसे लीमू काटते देखकर वो पूछे बिना न रह सकी। ताहू ऑलमोस्ट अपना केला ख़त्म कर चुका था, इसलिए इसने हाँ में सर हिलाया, जिस पर वो खुश होते हुए लीमू निकालने लगी। इरादा इसकी बेपाक नज़रों से दूर जाने का था। इन्हें कोई कांड करना दावर ने। वो इसके हाथ में पकड़ा हुआ लीमू भी लेने लगी। इसका क्या करोगी तुम? इतने सारे लीमू बाकी में ले जाओ।
ये मेरे पास रहने दो। इसने अपने हाथ में जो मौजूद लीमू इसके हवाले ना किया। लेकिन आप इसका क्या करेंगे? लाए मुझे दे, मैं आपके लिए शिकंजी बना कर लाती हूँ, किंजिश ने हैरान होते हुए पूछा था। जिस पर दावर ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो भी बहस किए बिना अंदर की जानिब चलेगी, जबकि अब ताहू था और दावर इसका बाप। मेरा बच्चा मामा के हाथ से हर चीज़ खा लेता, अभी बाबा के हाथ से एक खट्टा मीठा लीमू खाएगा। दावर ना, छोटा सा काका ना करी। इसने मुस्कुराते हुए लीमू का छोटा सा स्लाइस काट कर इसके नन्हे नन्हे लबों के करीब किया, जिस पर इसने इसी के अंदाज में मुंह खोला था जिस तरह अपनी माँ के हाथ से खाते हुए खोल रहा था। ताहू ने नासमझी के आलम में अपने मुंह में लीमू तो लिया था, लेकिन अब इसके चेहरे के तासुरात देखकर दावर के ना रुकने वाले कहके बुलंद हुए और फिर वो हंसता ही चला गया। वो इतने क्यूट फेस बना रहा था कि वो बार बार इसका माथा चूमता, लीमू इसके छोटे छोटे सुरख लबों के करीब करता और वो हर बार अपना मुंह खोल लेता और फिर मुठियाँ बंद करता, अपना नन्हा सा चेहरा हिलाता और फिर पूरा जिस्म। या खुदा, ये आप क्या करें? किंजिश भागती हुई आई जब वो एक बार फिर से ताहू के मुंह में लीमू देने को तैयार था, और ताहू इस बार भी मुंह खोल लिया था। लेकिन इस यार बच्चा बड़ा मासूम होते हैं, दावर चंगा नहीं किया। लेकिन इससे पहले किंजिश ताहू को उठाकर अपने सीने से लगा चुकी थी। मैं चेक करा था ये लीमू खा सकता है या नहीं, मैंने सिर्फ 2 बार टेस्ट करवाए से इसने हंसते हुए बताया था। दावर, हद होती है किसी चीज़ के लिए, इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? मेरे बच्चे का मुंह खट्टा कर दिया। आज ताहू, मामा आपको पानी पिलाती है। वो इसे अपने साथ लगाए किचन की तरफ जाने लगी, जबकि ताहू अपनी माँ के कंधे से चिपका चोरी चोरी इसी को देख रहा था। वो मुस्कुराता हुआ इसके पीछे किचन की तरफ चला गया। इसको मज़ा आ रहा था। किंजिश, पूछ लो अपने नवाब सारे से। वो भी बोल ही रहा था। किंजिश ने मुड़कर इसे देखा और इसके हाथ में मौजूद आधा कटा हुआ लीमू दावर के मुंह में डाल दिया। बहुत अच्छा किया, इंतकाम ले लिया ताहू का। आया मज़ा? वो इसके चेहरे के डिज़ाइन देखकर खिलखिलाई थी, जबकि कमरे में मौजूद जायशा दावर के कहके सुनकर हैरान थी। कहाँ कि वो इसके सामने हंसता तक अपनी तौहीन समझता था, और कहाँ वो इस लड़की के साथ खुशी से झूम रहा था, और इनकी ये खुशी तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर कैसे वो इतना खुश रह सकता था इसके बगैर? शादी के 6 साल में इसने दावर को कभी इतना खुश नहीं देखा था जितना वो कल से इसे देख रही थी, और इसकी यही खुशी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसका दिल चाहा कि वो इसकी इस खुशी को इनके लबों से नोच ले और किंजिश को कहीं दूर, बहुत दूर छोड़ा, जहाँ से वो कभी वापस इनकी ज़िंदगी में ना आ सके। विशी, वो रिमोट उठाकर देना मुझे। वो किचन से निकलते अभी सोफे पर बाहर आकर बैठी थी कि जावर ने ऑर्डर दे दिया। इसे हैरानगी इसके ऑर्डर पर नहीं, इसके नए नाम पर हुई। आपके ज़्यादा करीब है, आप उठा लें खुद ही। इसने इसके बिल्कुल करीब ही पड़े रिमोट की तरफ इशारा किया था। उठा लो से क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा मुझे उठा कर दो अभी और इसी वक्त। नाम की बीवी, तुम मेरा कोई काम नहीं करती, यहाँ तक कि सुबह बूट पॉलिश नहीं करके दिए तुमने मुझे। अभी रिमोट उठा कर दो, कह रहा हूँ तो इसमें भी नखरे कर रही हो। इसने गुस्से से देखते हुए कहा। वो क्या जाने कि इसके अंदर वो इसे अपने करीब देखना चाहता था। वो अब बाहर आई भी थी तो इससे इतने दूर होकर बैठी थी, और इतनी दूरी वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। आपके बिल्कुल पास ही तो पड़ा, आप खुद उठा लें। अच्छा ठीक है, मैं ही उठा लेती हूँ। वो बहस की बिना उठकर इसके पास आई और साथ ही पड़ा रिमोट उठाकर इसके हाथ में दे दिया। वो जिसका हाथ खींचकर इसे अपने करीब करने ही वाला था, बाबा की आवाज़ पर इनकी तरफ मतवजा हो गया, जो अभी अभी अपने कमरे से निकले इसकी तरफ आ रहे थे। ये क्या हरकत है जावर? ये तुम्हारी बीवी है, कोई नौकर नहीं कि तुम ज़रा से काम इस तरह इससे करवाओगे? तुम्हारे बिल्कुल साथ ही तो रिमोट रखा था, तुम इस बेचारी को कहकर उठाने की बजाय खुद भी तो उठा सकते थे। कोई बात नहीं बाबा, कोई दूर थोड़ी था, मैंने उठाकर दे तो दिया। इसने मुस्कुराकर बात ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये बहुत गलत बात है। इस तरह ये कामचोर और आलसी हो जाएगा। इसने तुम्हें अपनी मुलाजमा ही बना लिया। देखो लड़के, मेरी बहू बहुत मासूम है, ख़बरदार जो तुमने इसके साथ इस तरह का सलूक किया। और क्या कह रहे थे तुम? इसने तुम्हें बूट पॉलिश करके नहीं दिया? तो ये तुम्हारा काम है, मेरी बहू का नहीं। ख़बरदार जो तुमने अपने साथी काम इससे करवाया। यार ये तो जावर के साथ ज़्यादती है। और बेटा तुम्हें इसका कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ अपने फ़राइज़ पूरे करेगी, और तुम्हारे जूते पॉलिश करना मैं इसके फ़राइज़ से निकाल रहा हूँ। बाबा जान फैसला करते हुए बोले, जबकि वो मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बन गया था। बाबा, मैंने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करवाया इससे काम। वो तो मैं लेट हो रहा था इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि मेरे जूते पॉलिश कर दो। वो भी इसने करके नहीं दिया। इसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोशिश की थी ना, मगर मुझसे नहीं हुए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगी, आप फिक्र ना करें। इसने बड़ी मासूमियत से लब दबाकर कहा। इसकी होशियारी देखकर वो हैरान रह गया। कोई ज़रूरत नहीं बीबी मेरा कोई भी काम करने की। इसने फ़ौरन इसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। तमीज़ से बात करो लड़के, हमारी बहू से, बाबा ने डांटा, जिस पर सहन गर्दन कराई, जैसे से बताया कि बाबा इसकी टीम में है और इसे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, वो अकेली बिल्कुल भी नहीं है। बाबा मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस, तुम कुछ कहकर तो देखो, फिर तुम देखना। आओ बेटा ज़रा लॉन में चहलकदमी करते हैं। इन्होंने सहरविश को बाहर चलने का इशारा किया और बाहर की तरफ चल दिए, जबकि वो इसे चिढ़ाने वाले अंदाज में ज़ुबान दिखाकर खिलखिलाते बाहर भागी थी। इसके जाते ही जावर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो सिर्फ मासूम ही नहीं बल्कि बहुत शरारती भी थी। ये राज इस पर अब खुला था। कल संडे था, कल इसे ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन इसे नींद भी नहीं आ रही थी। इसकी बीवी को तो अपने बेटे से फुर्सत नहीं थी, और वो अभी इसके साथ खेलते हुए से बता रही थी कि सुबह इसने क्या क्या करना है, जबकि वो बड़े मज़े से इसकी सारी बातें सुनता हुआ अपनी ज़ुबान में से जवाब दे रहा था। ताहू, हम सुबह हम नानू के घर चले, आपको बहुत मज़ा आएगा, वहाँ आप नानू के साथ बहुत सारा खेलना।
वो उसके दोनों हाथ हमें इसे उठने में मदद दे रही थी। वो इसकी दोनों उंगलियों को मजबूती से पकड़े ऊपर होने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी मुमकिन नहीं था। अगर तुम चाहती हो कि ताहू बहुत सारा एंजॉय करे तो मेरे ख्याल में हमें इसकी बहन के बारे में सोचना चाहिए। फिर तुम्हें इसे रोज़ खुश करने के लिए नानू के घर लेकर नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ही खुश रहा करेगा। इसने इसे मफीद मशवरे से नवाजते हुए कहा। किंजिश ने इसका चेहरा देखा, जहाँ इसके लबों पर दिलकश शरारती सी मुस्कुराहट थी। वो इसे ही देखते हुए तंग करने की कोशिश कर रहा था। ताहू ताहू जान, अपने बाबा को बता दें, अभी आप बहुत छोटे, फिलहाल आपका ख्याल रख लिया जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अभी आपको बहन नहीं बल्कि मामा की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकते। जब आप बड़े हो जाओगे तब आपकी बहन आएगी, ताकि आप इसका ख्याल रख सको, ओके। वो इसका नन्हा सा चेहरा थामे से बहुत अहम बात समझा रही थी, और वो भी पूरी आंखें खोले अपनी माँ से मुकम्मल इत्तेफाक कर रहा था। और दावर पीछे हटकर इसे घूरने लगा। तुम तो चाहती नहीं हो मेरे बेटे की तन्हाई दूर हो जाए, और ऊपर से इसके बाप को भी तन्हा कर रखा है तुमने। सारा दिन इसी के साथ लगी रहती हो, मेरी तो तुम्हें याद भी नहीं आती होगी। वो अचानक इसकी गोद में सर रखते हुए शिकायत करने लगा। अगर मुझे आपकी याद नहीं आती होती तो क्या मैं रोज़ आपको फ़ोन करती? इसका सर अपनी गोद में देखकर वो नर्वस हो रही थी। अभी कुर्बत के लम्हात इन दोनों पर इतने भी हावी न हुए थे कि वो झिझक की दीवार गिर जाती। लेकिन दावर इसके मुकाबले में बहुत रिलैक्स था। इसने इसे खुद से दूर नहीं होने दिया। वो हर वक्त इससे शर्माई छिपने की कोशिश करती और वह हर बार इसके सर पर सवार हो जाता। वो इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लम्हात गुजारना चाहता था, इसे अपना आदी कर देना चाहता था। वो इसे बताना चाहता था कि मोहब्बत में कितना आगे बढ़ चुका है। ये तुम मेरे लिए थोड़ी करती हो, अपने बेटे के लिए करती हो, या फिर वो चुड़ैल जो हमारे घर में रहती है इसके लिए करती हो। कभी वो चुड़ैल तुम्हें देख रही होती है, कभी तुम्हारे बच्चे को देख रही होती है, कभी वो कमरे से बाहर निकल आती है, कभी क्या तो कभी क्या। तुमने कभी पूछा दावर आप कैसे हैं, आपने खाना खाया या नहीं? अब वो शिकायतनामा खोलकर बैठ गया। इसके इल्ज़ाम पर किंजिश हैरान सी से देखने लगी। वो तो रोज़ इससे फ़ोन करके पूछती थी कि इसने खाना खाया या नहीं खाया। आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैं रोज़ फ़ोन करके आपसे पूछती हूँ कि आपने टिफ़िन खाया? इसने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की थी। हाँ, तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने टिफ़िन खाया या नहीं, ये नहीं पूछती कि खाना खाया या नहीं। तुम्हें तो सिर्फ अपने बनाए के खाने की परवाह होती है कि आपने तैयार किए हुए टिफ़िन की। मेरी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। परवाह होती है तभी तो पूछती हूँ। अच्छा सॉरी, आज के बाद मैं नहीं पूछूंगी। ये पूछूंगी कि आपने खाना खाया या नहीं। वो बहस ख़त्म करते हुए बोली, लेकिन शायद इसका बहस ख़त्म करने का कोई मूड नहीं था। मैं नहीं माफ़ करूँगा तुम्हें, इसने बुरा मुँह बनाकर कहा। अरे मैंने सॉरी बोल तो दिया, फिर क्यों नहीं माफ़ करेंगे आप मुझे? आपको माफ़ करना पड़ेगा, है ना ताहू? इसने अपने बेटे की तरफ हामी चाहिए थी, जिस पर इसने दोनों हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से हिलाए। अबे तू चुप कर, ये मेरा और तेरी माँ का मामला है। मैं तुम दोनों के मामले में बोलता हूँ, नहीं ना तो तू भी आराम से रह। खबरदार जो टांगे हिलाई। इसने फ़ौरन इसकी छोटी छोटी दोनों टांगे अपने एक हाथ के नीचे करके काबू कर ली। अरे छोड़े मेरे मासूम बच्चे की टांगे। एक तो आपकी वजह से मैं अपने बच्चे से खुलकर प्यार नहीं कर पाती, और ऊपर से वो जो चुड़ैल घर लाकर बिठा दी, इसकी वजह से रोज़ मुझे अपने बेटे की नज़र उतारनी पड़ती है। हम माँ बेटे को इतनी अजीब नज़रों से देखती है। ये मेरे बच्चे को नज़र लगाने के लिए आई हुई है, इस घर में आप इसको भेजते क्यों नहीं है? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगी। इसके अंदाज में तंज हसद कुछ भी नहीं था, वो जो अक्सर जायशा की बातों में महसूस करता था। इसे तो बस इस बात की परवाह थी कि इसकी वजह से वो अपने बेटे के साथ खुलकर घर में नहीं रह पाती थी, क्योंकि इसने जायशा के सामने ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाने से मना किया हुआ था। इसलिए वो सारा सारा दिन अपने कमरे में रहती थी। और वो जानता था कि किंजिश सारा दिन पूरे घर में अपने ताहू को लेकर घूमती फिरती रहती थी, लेकिन पिछले 3 दिन से ऐसा नहीं हो पा रहा था। और शायद ताहू भी इस रूटीन से अब तंग आ रहा था। जान, तुम्हारे बेटे को नींद आ रही है, इसे जल्दी से सुलाकर इसके बाबा के पास आ जाओ। वो इसके करीब से उठता हुआ तकिए पर लेट गया, ताकि वो आराम से ताहू के साथ लेट कर इसे सुला सके। मैं क्यों आऊँगी आपके पास? इधर मुकर के सो जाए, इसने निगाहें चुराते हुए कहा। तो दावर मुस्कुराया। क्यों, सिर्फ अपने बेटे को कहानियाँ सुनानी? ताहू के बाबा को कोई कहानी नहीं सुनाओगी? वो उसका शर्माया सा रूप देखकर वो दोबारा इसकी तरफ करवट लेता इसका चेहरा देखने लगा। मुझे बड़ों वाली कहानियाँ नहीं आती, इसने फ़ौरन इनकार किया था। तुम्हें नहीं आती तो क्या हुआ डार्लिंग, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सुनाता हूँ बड़ों वाली कहानी। वो इसे अपने करीब करता हुआ बोला, तो वो और भी इसके करीब आ गई। इसकी कहानी सुनने के लिए नहीं, बल्कि ताहू को थपकने के लिए। मुझे सुबह जल्दी जागना है, इसके बेहद करीब होते हुए इसे बताने लगी। वो क्यों, कहीं जाना है? वो इसके गिर्द हसार बनाने लगा। नहीं, बहुत ज़रूरी काम करना है, समझ ले, ओपन हार्ट सर्जरी करनी है। वो ताहू का नन्हा सा हाथ पकड़कर इसे दिखाने लगी। इसके नेल्स बड़े हुए थे, जबकि किंजिश के फिक्रमंदाना अंदाज पर मुस्कुरा दिया। ताहू की छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। इतना ख्याल जायशा इसका कभी भी नहीं रख सकती थी। वो ताहू के मामले में सवाई किंजिश के और किसी पर यकीन नहीं कर सकता था, खुद पर भी नहीं। इसे खुद से ज़्यादा इस छोटी सी लड़की पर भरोसा था, और इसे यकीन था कि वो इसका ये भरोसा कभी भी टूटने नहीं देगी। इसके सामने 2 टिकट्स पड़े हुए थे, और वो दोनों ही सवात और नारायण कागान के थे। वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर इसे हनीमून पर लेकर जा रहा था। घर में इतनी सीरियस कंडीशन थी और वो इसे कहीं बाहर ले जाने के बारे में सोच रहा था, जो उसके हिसाब से एक बहुत ही गलत बात थी। ज़ुबारिया फ़िलहाल ठीक नहीं थी, इसने तो झूठे मुँह ज़ुबारी से हालचाल पूछने की गलती नहीं की थी, और अब्बू से अपने साथ ले जाने वाला था। इसके हाथ में टिकट्स देकर वो नहाने चला गया। वापस आया तो इसे यूं ही हाथ में लिफाफा पकड़े देखकर
इसके पास चला है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हनीमून पर जाकर मेरी इज्जत महफूज रहेगी या नहीं, और तुम भी यही सोच रही होगी कि तुम किस तरह से एक मासूम पर जुल्म करोगी। तुम्हारी सोच तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुका हूँ। वो इसके करीब से हटता टीवी ऑन करके बैठ गया। एक तो आप मासूम अबला नारे बनने की फजूल कोशिश ना ही किया करें, और उठे यहाँ से और रिमोट मेरे हवाले करें। बाहर बैठकर 2 घंटे क्या कर रहे थे कि अब यहाँ बैठकर भी आप ही टीवी देखेंगे। अभी मेरा ड्रामा आने वाला, खबरदार जिस टीवी पर कोई भी स्पोर्ट्स चैनल ऑन किया। वो लम्हे में रिमोट इसके हाथ से खींच चुकी थी तो वो तो इसकी हिम्मत पर हैरान रह गया। तुमने मेरे हाथ से रिमोट छीना? वो बेयकीनी के आलम में से देख रहा था, जबकि वो कंधे उचकाकर अपना चैनल सर्च करने लगी, जैसे इसकी बात को सुना ही ना हो। रिमोट मुझे दे दो, मुझे रेसलिंग देखनी है। वो इसके हाथ से रिमोट छीनने की खातिर इसका दूसरा हाथ पकड़ चुका था, जबकि वो अपना हाथ इसकी पहुंच से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, और फिर एक ही झटके में वो रिमोट समेट इसकी पनाह में आ गई थी। रिमोट दो। इसे अपने शिकंजे में लेते हुए इससे रिमोट मांगने लगा, जो अभी तक इसकी पहुंच से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अब रिमोट तक रसाई हासिल करना इसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन रिमोट से ज़्यादा इसे किसी और चीज़ की तलब होने लगी थी। नहीं मेरा ड्रामा। इसकी नज़रों का तलब पर गौर किए बिना वो रिमोट के पीछे लगी हुई थी, जब इसे अपने चेहरे पर गर्म सांसों का लमस महसूस हुआ। इसने रिमोट से तवज्जो हटाकर इसकी तरफ देखना चाहा, जब अपने लबों पर इसके लबों का लम्स महसूस किया। मैं इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाता अपना हक इस्तेमाल कर रहा था, जबकि ऊपर रिमोट को इसकी पहुंच से दूर करता हाथ इसके कंधे पर आ चुका था। इसका हाथ कब जावर के कब्जे में आया इसे बिल्कुल एहसास न हुआ। इसके लबों को बख्शता वो इसकी गर्दन पर जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ रहा था, जब अचानक कोई बिजली की तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। जावर ने बेहद हैरत से दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ जुबारिया इन दोनों को बेयकीनी से देख रही थी। वो इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता उठ खड़ा हो गया था। तुम्हें तमीज़ नाम की कोई चीज़ है या नहीं? जुबारिया बीबी, इस दरवाजे को इसलिए नहीं यहाँ नहीं लगाया गया कि जब दिल चाहे मुँह उठाकर इसे किसी के भी कमरे में चली आओ, बल्कि इस दरवाजे को खटखटा कर इजाज़त मांग कर अंदर जाया जाता है। अब ये सिर्फ तुम्हारे कज़न का कमरा नहीं, बल्कि एक शादीशुदा कपल का कमरा है, और इस तरह से किसी कमरे में आना तहजीब और तरबियत पर सवाल उठा सकते हैं। इसलिए आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले इसे खटखटा कर इजाज़त मांगना, बल्कि तुम कभी मेरे कमरे में आना ही नहीं। और तुम अपनी पप्पा जान से बात कर लो कि अपनी बेटी को ठीक से सलीका सिखाएं। इस तरह से अगर आइंदा मेरे कमरे में कोई आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो इसका धुआंधार चेहरा देखता हुआ वहाँ से निकल के, जबकि सहरविश इसके सामने आती से सफाई देना चाहती थी कि वो इससे मुंह फेर कर कमरे से बाहर निकल गई। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, पता नहीं वो इन दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही होगी। वो जो भी सोच रही थी, इसे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था, क्योंकि वो इसे साफ अंदाज में बता चुकी थी कि वो अपने शौहर को किसी के कहने पर नहीं छोड़ेगी। अगर वो इससे मोहब्बत नहीं करता तो वो अपनी मोहब्बत से इसे मजबूर कर देगी खुद से मोहब्बत करने पर। लेकिन जुबारी का बार बार इन दोनों को एक दूसरे के करीब देखना यकीनन इसे हर्ट करता होगा, और वो किसी की तकलीफ़ की वजह नहीं बनना चाहती थी। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? वो इसके पीछे किचन में चला है। शाम से लेकर अब तक वो इससे छिपी हुई थी, जैसे इसके सामने नहीं आना चाहती, लेकिन वो कहाँ से भागने दे सकता था। मैं क्यों छिपूंगी आपसे? मैं आपसे डरती हूँ थोड़ी हूँ। इसने बहादुरी का मुजाहरा किया, जबकि इसकी इतनी कुर्बत पर शाम से इसकी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन वो ये बात इस पर जाहिर क्यों करती? तो छुप नहीं रही तो फिर ये सब क्या है? कभी मेरे बाहर बैठने पर तुम अंदर आ जाती हो, मेरे रूम में आ जाने पर तुम यहाँ किचन में आ जाती हो, मेरे किचन पे आने पर ना जाने तुम कहाँ भागने की तैयारी करी थी, कब पकड़ी गई। मैं आपकी तरफ फजूल नहीं हूँ, 1000 तरह के काम होते हैं मुझे। इसने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाला था। अच्छा, तो तुम्हें 1000 तरह के काम होते हैं, और बाकी घर वालों के सामने बोलती क्यों नहीं हो तुम? मेरे सामने तो तुम्हारी बड़ी जुबान चलती है। बाबा ने कितनी दफ़ा पूछा तुम मेरे साथ खुशी खुशी जा रही हो या नहीं? क्या चला जाता अगर कहती कि तुम अपनी मर्जी से जा रही हो? लेकिन नहीं, तुम्हें तो नखरे करने थे जुबान के, सारे जौहर तो सिर्फ मुझे दिखाती हो। खैर, ये तो मैं हनीमून पर जाकर बंद करवा दूंगा, वहाँ बताना मुझे तुम्हारे 1000 तरह के काम। वो इसे घूरते हुए बोल रहा था। जब बाबा को हनीमून के बारे में बताया तो इन्होंने सबसे पहले सैरवी से पूछा कि वो जाना चाहती है कि नहीं, और इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, जुबान से कोई जवाब नहीं दिया। इस पर वैसे घूर कर रह गया। इसने जुबारिया को भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस हिसाब से इसे जुबारिया को दोबारा ऐसा करने से मना करना चाहिए था। इसे अपनी प्राइवेसी में जुबारिया का ना बुरा लगा था। वो किसी से भी कुछ नहीं कहती थी, और ये बहुत ही गलत बात थी। इसकी जुबान सिर्फ इसी के सामने चलती थी। क्यों डांट रहे हो इस मासूम को? तुम क्या मसला तुम्हारे साथ? जावर, मैं देख रही हूँ तुम्हारा अंदाज इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तुम सख्ती कर रहे हो इस पर। मामा ने इन दोनों को एक साथ खड़े देखकर जावर को इस पर सख्ती करने से मना किया। मामा, मैं इसे डांट नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ, आप पूछ लें इसे, मामा को समझाते हुए कहने लगा, जबकि पप्पो के सामने वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, कुछ नहीं बोला। इसे डांट पड़ते देखकर वो इसे बहुत मज़ा आ रहा था। वो कब से इसे तंग किया जा रहा था, अब तो इसे थोड़ी सी डांट पड़ना बनती थी, इसलिए वो खामोशी से मुस्कुराते हुए सुन रही थी। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं हुआ जब वो कमरे में चली कि इसे बाबा से बातें सुनने को मिली थी कि वो अपनी नई नवेली बीवी पर सख्ती करता है, जबकि इसकी बीवी एक्स्ट्रा मासूम, एक्स्ट्रा नेक और एक्स्ट्रा शरीफ है। इसके माँ बाप तो इसके रहे ही नहीं थे, इसकी एक्स्ट्रा मासूम बीवी के हो गए थे। ये जो तुम्हारी ज़ुबान चलती है ना, इसको मैं आजकल घर में ही सब घर वालों के सामने लेकर आऊँगा। खासकर अम्मी जान को बताऊँगा कि इनकी एक्स्ट्रा शरीफ, एक्स्ट्रा नेक बहू असल में क्या है। वो कमरे में आया तो इसे टीवी देखने में मसरूफ़ पाया। इसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि सहरवी सर झुकाए मासूमियत की तस्वीर बनी इसकी बातें सुन रही थी।
आप मुझे धमकियाँ क्यों देते हैं? अगर बताना तो बता दें। इसकी आवाज़ बेहद कम थी लेकिन इसे सुलगाने के लिए काफ़ी थी। क्या अब तुम गुंडागर्दी करोगे? मतलब तुम मुझे धमकी दे रही हो कि मैं बता सकता हूँ तो बता दूँ? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ावर पूरा मुँह खोले इसकी बात को भी अपना ही मतलब निकाल चुका था। इसे समझ नहीं आता था कि इसकी तर-तर चलती ज़ुबान को घरवालों के सामने आकर हो क्या जाता है। आपको जो मतलब निकालना है निकालते नहीं, मुझसे नहीं होती आपसे लड़ाइयाँ, वो मुँह बनाकर बोली। हाँ तो जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूँगा। अब मैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी असल हकीकत सब घरवालों के सामने लेकर आऊँगा, धमकी दे रहा था। हाँ तो जाए ना, दिखा दे मेरी मासूम सूरत की हकीकत सबको। कौन से किसी ने आप पर एतबार करना है? उल्टा आपको ही ब्लेम किया जाएगा कि आप मुझ मासूम पर जुल्म कर रहे हैं। इसकी ज़ुबान से बेसाख्ता फिसला था जबकि इसके अंदाज पर वो फिर से हैरत से देखने लगा। ये लड़की बात बात पर इसे झटके देती थी। मतलब कि इस लड़की को इस बात का भी यकीन था कि इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। इस लड़की ने अपनी ऐसी मच बना कर रखी थी कि सबको वो मासूम और ज़ावर ज़ालिम नज़र आता था। अगर घर में किसी को ये बात पता चल जाती कि सबके सामने एक्स्ट्रा मासूम, एक्स्ट्रा डरपोक, एक्स्ट्रा नेक सीरत और पता नहीं क्या क्या एक्स्ट्रा लड़की इसके सामने शेरनी बनकर घूमती है तो क्या होता। लेकिन सबको पता कैसे चलता, ये तो सबसे बड़ा मसला था। हाय मैं क्या से ना, ज़ावर एक वेरी वेरी दुखी आदमी। वो लोग जाने की तैयारियां कर रहे थे। इस वक्त सहरविश अपना सामान पैक कर रही थी। जब वो कमरे में आया तो वो तकरीबन सारी पैकिंग कर चुकी थी। मैंने सारा ज़रूरत का सामान रख लिया लेकिन फिर भी आप चेक कर लें, अगर कुछ रह गया तो बता दें। वो उसे देखते हुए कहने लगी जबकि वो बड़े मज़े से कमरे में दाखिल होता बेड पर लेट गया था। जानम वहाँ इन सब चीज़ों का किससे होश होगा? वहाँ तो हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए होंगे। ये सारे मामला तुम खुद देख लो, मैं फ़िलहाल तो बस वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। होश किसे कैसे नहीं होगा? यही सब कुछ वहाँ जाकर पहनना आपको तो बस फजूल बातों से फुर्सत नहीं मिलती। ये नहीं कि यहाँ का मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, आपको बस वहाँ जाने की पड़ी है। अच्छा बोलो क्या हेल्प करवाऊँ? यार बताओ। वो जो भी बोल ही रही थी इसके करीब आने पर बिल्कुल खामोश होगी। कहीं तुम्हारा कंट्रोल बटन तो नहीं है? जब भी तुम्हारे पास आता तुम्हारी तर तर चलती ज़ुबान को ब्रेक लग जाती है। यार ये जो मेरी आवाज़ फ्लक्चुएट कर रही है ना, बीच में चेंज हो रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा भी शायद गला ख़राब हो रहा है या हो चुका है, ये क्या चक्कर है इसका। तो काइंडली कॉम्प्रोमाइज़ करें। मुझे लगता है तुम इस तरह से काबू में आती हो। इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करता हुआ एक झटके से अपने करीब कर चुका था। मैंने आपको अपनी मदद करवाने के लिए कहा, ये सब कुछ करने के लिए नहीं। इसने फ़ौरन अपना हाथ इसके कंधे के ऊपर रखा जबकि वो जो इसे अपने करीब करता है इसकी खुशबू को महसूस करने में मसरूफ़ था। इसकी आवाज़ पर इसे देखने लगा। मुझे तो बस यही काम करना था, अगर मंजूर है तो बोलो। इसकी गर्दन पर आहिस्ती से अपने लब रखता हुआ इसे कांपने पर मजबूर कर गया। इसने ये बात नोट की थी कि इसके इतने करीब आने पर वो भी इसे झटकती नहीं थी, कभी इसे खुद से दूर नहीं करती थी, बस खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लेती थी। और इसका ये अंदाज इसे बहुत अच्छा लगता था। वो अपने शौहर के हकूक़ से गाफिल नहीं थी, वो अपने फ़राइज़ बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। वो इस रिश्ते के लिए मुकम्मल तैयार थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अगर राहील के साथ इसका रिश्ता जुड़ता तो वो इसे पूरी ईमानदारी से निभाती। इसके दिल में इस रिश्ते को लेकर कोई भी खोट नहीं थी। वो इसके साथ जो रिश्ते की पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती थी। इस वक्त भी वो आंखें बंद किए इसके बिल्कुल पास खड़ी थी जब ज़ावर ने मुस्कुराकर इसकी आंखों पर फूंक मारी। उठ जाओ बीबी, सोने का टाइम नहीं है, फिलहाल जल्दी से काम खत्म करो, हमें थोड़ी देर में निकलना है। वो बेहद नरमी से इसके गाल पर लब रखता इसे आज़ाद करता वहाँ से निकल गया। इसके चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। ज़ावर इसे अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सफ़र पर लेकर जाना चाहता था। वो इसे बताना चाहता था कि वो इसे कितनी मोहब्बत करता है। वो अपने और इसके रिश्ते को बेहद मजबूत कर लेना चाहता था ताकि इसके दिल में जो डर है ख़त्म हो जाए। वो उसे पाकर कितना खुश था वो खुद भी नहीं जानता था। इसके लिए इसकी ज़िंदगी का हर लम्हा बेहद खूबसूरत होता जा रहा था। वो कब से फ़ोन कर रहा था, न जाने कहाँ थी जो फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रही थी। 2-3 बार इसने कोशिश की, फिर ये सोचा कि थोड़ी देर के बाद ट्राई करेगा, हो सकता है फ़ोन कहीं रख कर भूल गई हो। इसलिए फ़ोन रखकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया और वो थोड़ी देर के बाद फिर से इसे फ़ोन करने लगा तो इसे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। क्या मसला इस लड़की के साथ? लगता है फ़ोन कहीं रखकर फिर भूल गई। हद बहुत ही लापरवाह हो गई तुम बेगम। इसके साथ मैं रात को तुम्हें अलग से दूंगा। वो मैसेज टाइप करते हुए सेंड कर चुका था जबकि चेहरे पर इसके असरात सोचकर मुस्कुराहट उभरी थी। इसका मैसेज पढ़कर इसका क्या हाल होगा, इस सोच ने इसके चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखेरे थे। ज़ाबर ऑफिस नहीं आया था, इसकी आज की टिकट थी, आज वो निकलने वाला था। अपना तकरीबन सारा काम भी वो ख़त्म करके गया था। इस केस में सिर्फ एक माहिर एडिटर की ज़रूरत थी और इस एडिटर ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि जो भी वीडियोज़ डायरेक्टर ने सबूत के तौर पर पेश किए वो सारी असल हैं। वो सारी वीडियोज़ इसके होटल के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड की थी जहाँ वो अलग अलग वक्तों पे अलग अलग मर्दों से मिलती रही थी। इसने बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसा लिया था जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से लेकर काफ़ी सारे एक्टर्स भी शामिल थे। अगर इन वीडियोस को लीक करता तो बड़ा तहलका हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल इसे जायशा के सामने पेश करनी थी जो खुद को मसलूम साबित कर रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। वो इसके निकाह में थी और इसकी हकीकत बहुत गंदे तरीके से इसके सामने आ रही थी।
लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इसे आयशा पर गुस्सा आ रहा था, ना ही वो इससे नफरत महसूस कर रहा था। शायद वो इस बातों को बहुत गहराई से समझ चुका था, शायद वो इसे पहले भी अपनी ज़िंदगी से बाहर कर चुका था। इसकी ज़िंदगी में इसकी कोई जगह ही नहीं थी। यही वजह थी कि इसे परवाह नहीं थी क्या क्या करती है और क्या नहीं। या शायद इसे आयशा से इन्हीं सब चीज़ों की उम्मीद थी। शायद वो जानता था वहाँ जाकर यही सब कुछ करने वाली है। और उसे अपनी तरफ से बहुत पहले आज़ाद कर चुका था, तो फिर इस पर गुस्सा होना या इससे नफरत करने का कोई जवाब नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारी रही थी। गलत वो था जो इसे एक तहफ़्फ़ुज़ भरी छत देना चाहता था, एक सहारा देना चाहता था। इसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। इसे अलग अलग मर्दों का दिल बहलाने का सामान बनना था, और शायद इसी काम में इसे तस्कीन मिलती थी। अब वो सारी वीडियोज़ लेकर आयशा के सामने पेश करने वाला था और फिर से जवाब मांगना था कि वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है, फिर मज़ीद अपनी इज़्ज़त का जनाजा निकालेगी। क्योंकि ये बात तो क्लियर थी कि अगर इन वीडियोज़ में मौजूद बाकी लोगों का नाम कहीं पर आए तो इसे आसानी से नहीं बख्शेंगे। और इसका ख्याल नहीं था कि वो अपने लिए मज़ीद मुसीबतों में इजाफा करेगी। इस वक्त शायद इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम करी थी। वो ताहू के नेल्स काट रही थी, और वो वाकई एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो जब नेल कटर ताहू के नाखून के करीब लेकर जाती तो या तो हंसने लगता या फिर इतने गौर से ये कार्रवाई होते देखने लगता कि वो चाहकर भी काम नहीं कर पा रही थी। कल इतवार था, वो ये सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि दावर इसे सुबह सुबह ताय और तायमी से मिलवाने ले गया था। और फिर वहाँ से वापसी पर वैसे एक साथ होटल ले आ गया, जहाँ इन दोनों ने खाना खाया और फिर शाम को एक रोमांटिक फिल्म देखकर वापस आए थे। और ये सब कुछ इसके लिए बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि एक दिन वो बगैर आयशा के आराम सुकून से रही, ताहू को जी भर कर प्यार किया और दावर के साथ बहुत सारा वक्त गुजारा। इसने नोट किया था वो जब तक ताहू और दावर के करीब होती थी, वो कमरे से बाहर निकल आती थी और अजीब नज़रों से देखती थी। इसका अंदाज़ से बहुत बुरा लगता था। खुद तो वो सब कुछ छोड़कर जा चुकी थी और भी इसे सुकून से नींद आने दे रही थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब अचानक ही दरवाज़ा बजने लगा। दिन के इस वक्त को कौन आ सकता था? वो सोचकर उठने लगी, इस वक्त तो कोई भी नहीं आता था, दावर के आने का वक्त भी ये नहीं था, तो फिर कौन हो सकता है? इसने सोचते हुए दरवाज़ा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। कौन आ गया? बहू पर बिल्कुल गुस्सा मत करना और ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करना। इससे एक हफ्ते में अगर मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत मिली ना तो तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये बात याद रखना। मामा और पापा इसे खुद एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए थे, जबकि वो सारे रास्ते यकीन दिलाता आया था कि वो इस पर बिल्कुल सख्ती नहीं करेगा और ना ही इसे डांटेगा। वैसे मामा पापा ने सामने ना सहरविश ने जावर ने बहुत जल्लाद के संदर्भ में शूट कर देता। इसके हिसाब से तो इसे वैसे भी कुछ नहीं आता था। वो खुद ही इस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर इसके वालिदैन की नज़रों में जालिम कर रही थी, लेकिन इसके माँ बाप इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनको तो बस एक ही बात समझ में आ रही थी कि इनका बेटा इनकी बहू पर बहुत ज़्यादा सख्ती करता, और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी तक यही समझे हुए थे कि जावर इस शादी को कबूल नहीं कर पा रहा। शायद ज़बरदस्ती का रिश्ता जुड़ने की वजह से वो फिलहाल सहरविश को वो मुकाम नहीं दे पा रहा जो उसे देना चाहिए। अब इसके दिल में क्या चल रहा था इस बात से तो वो दोनों बेखबर थे। अगर जान जाते तो यकीनन इतनी सारी हिदायत देने की जरूरत कभी भी महसूस नहीं करते। अपने बेटे के दिल की दुनिया से वो वाकिफ़ कहाँ थे? बहू खबरदार, जिसके सामने तुम चुप रहे। अगर कोई भी बात हो तो हमें ज़रूर बताना। तुम्हें मासूम और दबा हुआ देखकर ये और ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है। तुम इसके सामने चुप मत रहा करो। मामा इसे समझा रही थी, जबकि वो तो अपनी माँ के बाद इसका चेहरा देखने लगा, जिसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत थी। अब वो इन लोगों को क्या कहे? वो सिर्फ इन्हीं के सामने खामोश है। कभी कमरे में आकर नज़ारा करें इसकी ज़ुबान का। ऐसे ऐसे ज़ुबान के जौहर दिखाए कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इनकी एक्स्ट्रा शरीफ, एक्स्ट्रा नेक सीरत बहू है, जो इनके सामने शायद दुनिया की सबसे प्यारी लड़की होगी। खैर, प्यारी तो वो इससे भी बहुत लगती थी, लेकिन वो अपने माँ बाप की गलतफहमी भी ज़रूर दूर करना चाहता था। जावर फ्लाइट में इसका बहुत ख्याल रखना। ये पहली बार जहाज़ में बैठी तो इसे डर भी लग रहा है। सारे रास्ते इसका हाथ पकड़ के रखना, इसे अपने करीब रखना ताकि इसे बिल्कुल डर ना लगे। मामा ने इसे एक और हिदायत दी और इनकी ये हिदायत इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो तो वैसे भी इसके करीब रहने के बहाने ढूंढता था, अब तो मामा ने खुद ही से इसके करीब रहने के लिए कह देता। वो तो इसे एक सेकंड के लिए खुद से दूर ना करता। मामा, आप फिक्र ना करें, मैं इसके साथ रहूँगा, इसे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हाथ क्या करना, मैं तो पूरे का पूरा इसे ही पकड़ लूँगा। वो शरारत से कम आवाज़ में बोला, लेकिन सहरविश ने सुन लिया था। इसने घूरने का मतलब वो समझ चुका था। अब जो भी था ज़ुबान के जौहर इसने सिर्फ इसी के सामने दिखाने थे, इसलिए से खामोश देखकर इसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई थी। इसे पता था अब वो कुछ नहीं बोलेगी, और इसका किसी के सामने ना बोलना भी कभी कभी इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाता था। वो रूम से निकलती चेहरे पर पूरी स्टार मुस्कुराहट लिए बाहर देख रही थी, जब पीछे से फ़ोन बजने लगा। आखिर तंग आकर वो फ़ोन के करीब गई और फ़ोन पर जगमगाता दावर का नाम देखकर इसके अंदर जलन सी पैदा होने लगी। वो बार बार इसे फ़ोन कर रहा था। वो इतना फ़ोन क्यों करता था? इसे तो कभी भी इसने इतनी अहमियत न दी कि यूँ बार बार इसे फ़ोन करता। कोई अहमियत देने काबल सी। इसने फ़ोन उठाते हुए अपने कान से लगाया, बोली कुछ भी नहीं, सिर्फ दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ को सुनी थी। मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ यार, केंजिश कहाँ थी तुम? हद होती है लापरवाही की। वो फ़ोन कहाँ लगा कान से लगाए इसे डांटने लगा था।
एक तो इसकी आवाज़ सुनने को इतना बेचैन था और इसने फ़ोन उठाने में इतनी देर कर दी थी कि वो आधे रास्ते में पहुंच आया था। अब इसका इरादा ही घर जाने का ही था। मैं हूँ, किंजिश नहीं है। किंजिश तो बाहर अपने मेहमान के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही है। ये तो मैं रूम से बाहर निकली तो फ़ोन बजते देखकर फ़ोन उठा लिया। आपकी काफ़ी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि क्योंकि वो तो बाहर काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ लग रही है। वो बड़े मज़े से फ़ोन कान से लगाई से बता रही थी। मेहमान? कौन मेहमान है? वो पूछे बिना ना रह सका, क्योंकि इसके घर में तो सिर्फ इसके ताया अब्बू ही आया करते थे और वो तो अभी ने घर ड्रॉप करके सीधा वो इसे अपने घर के लिए निकला था। मैं तो नहीं जानती, पता नहीं कौन है, लेकिन वो काफ़ी खुश लग रही है। शायद इसका कोई जानने वाला होगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसके साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक है इसका। जायशा चेहरे पर पूरी इसरार मुस्कुराहट लिए से बता रही थी। हाँ होगा कोई जानने वाला, मैं घर ही आ रहा हूँ। और सुनो, आइंदा मेरी बीवी का फ़ोन मत उठाना। तुम ये फ़ोन जाकर इसे भी तो दे सकती थी ना। ये हरकतें मुझे पसंद नहीं है। वो बात का मौजू बदलते हुए इससे कहने लगा। बाकी से हरकत बुरी लगी थी, लेकिन ज़्यादा गुस्सा इसे किंजिश की लापरवाही पर आ रहा था। फ़ोन रखकर इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। न जाने कौन मेहमान आकर बैठ गया था घर पर। यकीनन इसका कोई दावर का कोई जानने वाला होगा। इसे पता था कि किंजिश इसे अनजानी होगी। हो सकता है इसका कोई दोस्त हो। लेकिन इसका तो कोई भी दोस्त इसके घर पर नहीं आता जाता था। फिर कौन हो सकता था जो किंजिश बेतकल्लुफ़ हो रहा था? अगर उसको जानने वाला था तो भी इसके ख्याल से कोई इंसान था ही नहीं कि जिसके साथ किंजिश बेतकल्लुफ़ हो सकती। वो शर्मीली सी लड़की तो इसके सामने खुलकर बात नहीं करती थी। वो कैसे मान सकता वो किसी से हंस खेल कर बातें कर रही है? और फिर जायशा, यार ये, और फिर इसकी जायशा की किसी बात पर यकीन करने का इसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो इस औरत पर यकीन करता ही नहीं था। वो मगरिब को मशरिक बनाना जानती थी। न जाने सामने का मंजर क्या होता और वो क्या से क्या बना देती। इसके रिश्ते को जो चीज़ सबसे ज़्यादा कमज़ोर करती थी वो थी जायशा की झूठ, क्योंकि वो इसके मुंह पर झूठ बोला करती थी। झूठा जुगलखोर कव्वा जायशा। और ये वह चीज़ थी जिसे दावर को इंतहा की नफरत थी। वो बस अपनी शरीक हयात से इस चीज़ की उम्मीद रखता था कि वो इसे सच बोले, लेकिन वो हमेशा से इसके सामने झूठ बोलती आई थी। इसके झूठ को जानने के बावजूद भी इसने कभी से शर्मिंदा नहीं किया था। वो इसकी बीवी थी। इसने इस पर यकीन करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर जायशा ने इसके एतबार को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन किंजिश के मामले में ऐसा नहीं था। दावर से इसकी रूह तक जान चुका था। वो घर की तरफ से आया था तो दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए दस्तक देने की ज़रूरत पेश नहीं है। वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो सामने से एक शख्स बेहद गुस्से में नजर आया, जबकि इसकी बीवी सामने बैठी इस शख्स को कुछ समझा रही थी, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। गुस्सा हो रहा था, इस पर नाराज़ हो रहा था। इससे कौन था वो इसे नहीं जानता था। इसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसने कहीं ना कहीं से देखा, लेकिन सिर्फ देखा, मुलाकात नहीं हुई। वो अपने समातों से टकराने वाली आवाज़ को कभी भूलता नहीं था और ये आवाज़ इसके लिए बहुत ही अलग थी, बहुत नई थी। इसने इससे पहले ये आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। ये ले दावर भी आके कब से आपके आने का इंतजार करती। वो तेज़ी से चलती हुई इसके पास आई और इसका बाजू थाम कर इसे अपने साथ आगे ले जाने लगी और इसे इस शख्स के सामने खड़ा खड़ा किया। आसिम साहब है। अस्सलाम वालेकुम। इसने अपनी गंभीर आवाज़ में सलाम किया तो सामने मौजूद शख्स ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में किसी तरह की कोई अपनाइत इसे ढूंढने से भी नहीं मिली। वो शायद इस आदमी को जानता था, कहीं देखा था, लेकिन वो इसके जहन में कभी कहीं भी महफूज नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। दावर इनसे मिले। ये है मेरे आसिम भाई, मेरे ताया कज़न ताया के बेटे। और आसिम भाई, ये है मेरे शौहर दावर हैदरी, जिनके बारे में आपको बता रही थी। और उसके दावर के करीब चली आई, जबकि आसिम हैरानी से इसे देखता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपको देखकर लगता है कि मैंने कहीं आपको देखा था, लेकिन फ़िलहाल मेरे दिमाग में कहीं नहीं आ रहा। शायद हम किसी पार्टी में मिले थे। वो जहन पर जोर डालते हुए कहने लगा। जी बिल्कुल, हम एक पार्टी में मिले थे। वहाँ आपकी बेगम भी आपके साथ थी और गालिबन वो औरत फ़िलहाल वहाँ अंदर ही है, वही है। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बहन की शादी इस जगह करवाई गई, जहाँ वो एक सौतेले बच्चे के साथ साथ अपने शौहर की पहली बीवी को भी बर्दाश्त कर रही है। क्या उम्र होगी आपकी? 25 या 26? मेरी बहन तो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है। शर्म नहीं आई तुम्हें मेरी बहन के लिए बारात लेकर आ जाते हुए? वो बेहद गुस्से से देखते हुए धाड़ा था। इसका गुस्सा पहले तो इसे समझ में नहीं आया, जबकि किंजिश को बार बार इसे कुछ भी कहने से रोकने की कोशिश में हल्कान होते देखकर मुस्कुरा दिया था। आपने मेरी उम्र का अंदाज़ा गलत लगाया। मैं 28 साल का हूँ। मेरा बेटा तकरीबन 5.5 महीनों का। और अब मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी बहन के साथ कोई सौतेले वाला ताल्लुक़ रखता है। और जहाँ तक इसकी सौतन की बात है, वो सिर्फ चंद दिनों के लिए मेहमानत चली जाएगी। और बाकी मुझे हरगिज़ शर्म नहीं आई इसके लिए बारात लेकर जाते हुए, क्योंकि डीएसपी सर ने खुद इसका रिश्ता मेरे सामने रखा था और मुझे ये रिश्ता अपने लिए बहुत मुनासिब लगा, इसलिए मैं इनके घर बारात लेकर पहुँच गया। इस वक्त आप घर पर मौजूद नहीं थे, वरना शायद आप थोड़ा बहुत एहतजाज करते। इसने बेहद पुरसकून होकर जवाब दिया, जैसे आसिम का गुस्सा अच्छा लग रहा हो। हाँ, नहीं था मैं इस वक्त वहाँ। अगर होता तो बाबा को कभी ये फ़ैसला नहीं करने देता। बहुत गलत किया इन्होंने, बहुत गलत। लेकिन अब मैं अपनी बहन के साथ किसी तरह की ज़्यादती नहीं होने दूंगा। मेरी बहन कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। सुना तुमने? मैं इसके साथ किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होने दूंगा। मैंने सोचा था कि मेरे घर से चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा न था कि बाबा ये फ़ैसला करेंगे। लेकिन नहीं, अब मैं ये सब कुछ नहीं चलने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। किंजी, चलो मेरे साथ। आज ये सारा ड्रामा ख़त्म करता हूँ।
मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने बालों में परेशानी से हाथ फेरता, इसका हाथ थाम चुका था। वो कब से इसे अपने साथ ले जाने के लिए पर तोल रहा था, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रही थी, दावर को वापस आने दे, मेरी बात सुने। लेकिन वो इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसका गुस्सा सवा नेज़े पर था। हाँ चंगी गल है, पहले जो उसने जरूरत सी तो रूह पोश हो गया, तो हुण जो अपनी लाइफ से सैटल हो तो हुण दफ़ा हो गया वापस। इसका बस नहीं चला था वो कुछ कर बैठे। इसका बाप ये फैसला कैसे कर सकता था? अभी उम्र ही क्या थी इसकी? अभी तो इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल ना हुई थी। किसी एक बच्चे और शादीशुदा आदमी के साथ बांध दिया गया। आसिम भाई एक बार मेरी बात सुन तो लें, क्या हो गया आपको? किंजिश अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए ज़रा सख्त लहजे में बोली, किंजी तुम कुछ मत बोलो मेरा बच्चा, मैं सबको संभाल लूँगा। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई ज़्यादती नहीं होने दूँगा। जो कुछ हो चुका अब वो नहीं होगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इसके गुस्सा होने पर वो प्यार से समझाने लगा। इसके अंदाज पर दावर को फिर से मुस्कुराने पर मजबूर किया। किंजिश डार्लिंग तुम जाओ अपने भाई के लिए चाय बनाओ, इस मसले का हल हम निकालते हैं। वो इसे जाने का इशारा करते बोला तो किंजिश बिना कुछ भी बोले तहक उठाए अंदर चली गई। साला साहब देखिए और मेरी बात को गौर से सुनिए और समझिए। ये जो सब कुछ हुआ है ना, इसमें किंजिश की ना आपकी वालदा की या फिर मेरे बच्चे की या मेरी पहली बीवी की कोई गलती नहीं है। इस सारी गलती आपकी है जी। ये सब कुछ आज किंजिश की ज़िंदगी में हो रहा है ना, इसके पीछे वजह आप हैं। आपको मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, लगनी भी चाहिए। इस वक्त आपको बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपकी बहन की शादी से उम्र में इतने बड़े आदमी से कर दी गई, जो कि पहले से शादीशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे का बाप भी है। लेकिन आप जानते कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कौन है? नहीं, ये शायद कबूल करना नहीं चाहेंगे। वजह आपकी ज़ात है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आपकी वालदा नहीं चाहती थी कि किंजिश आपके आसपास रहे, तो आपने क्या किया? एक बहुत अक्लमंदाना फैसला किया। आप किंजिश को अपनी ज़ात की जंग लड़ने मैदान में अकेला छोड़कर खुद किसी बुज़दिल की तरह भाग गए। आज आप मुझसे लड़ने के लिए यहाँ तक आ पहुँचे क्योंकि आपको एहसास हो गया कि आप अपनी की बहन के साथ बहुत ज़्यादती की गई है। लेकिन असल में ज़्यादती करने वाला कोई और नहीं, आप ही हैं। अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो यकीनन इसकी शादी 4 बच्चों वाले बाप से करवा दी जाती। क्या करते आप तब? यूँ 3-4 महीने के बाद वहाँ जाकर वहाँ अपना गुस्सा दिखाते, अपनी अक्लमंदी का सबूत देकर अपनी बहन को वहाँ से तलाक दिलाकर वापस इसे जहन्नम में डाल देते जहाँ से मैं इसे निकाल कर लाया था। आपको लगा कि आप घर छोड़कर चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या इस तरह से मसलों का हल निकला कभी? आप घर छोड़कर नहीं गए, आप इस मसले से भाग कर गए थे। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप अपनी बहन के लिए लड़ पाते, इसके लिए अपनी माँ का मुकाबला कर पाते। इसलिए आपने सोचा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता हूँ, जब हालात ठीक हो जाएंगे तभी वापस आ जाऊँगा। लेकिन शायद आप भूल गए थे कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ औरत के लिए कभी हालात ठीक होते ही नहीं। आपकी बहन पर भी ऐसे ही हालात आए हुए थे। आपके वालिद खुद मेरे पास आपके किंजिश का रिश्ता लेकर आए थे क्योंकि आपके नज़दीक वो आपकी बहन थी जिसे आपके नाम पर बर्बाद किया जा रहा था। आप इस रिश्ते से इनकार कर चुके थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके वालिद की बेबसी देखकर मैं भी इनकार कर देता। और मुझे अपने बच्चे के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश थी जिसका ख्याल रख सके, इसे माँ की मोहब्बत दे सके। तो मैंने किसी से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे इस सारे किस्से के बारे में कुछ पता नहीं, आप गलत हैं। मुझे शादी से पहले हर चीज़ बता दी गई थी, जिसको समझने के लिए मैंने अपने और किंजिश के रिश्ते को बहुत सारा वक्त दिया। और मैं कोई बेवकूफ़ी या अकल से पैदल इंसान नहीं हूँ जो इन हालात को समझ नहीं सकता। किंजिश मजबूर थी और मैं अपनी जगह बेबस था। हम दोनों को दूसरे के सहारे की ज़रूरत थी। किंजिश ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही थी। मैं जानता हूँ एक शादीशुदा आदमी एक बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है, लेकिन इससे भी मुश्किल होता है एक शादीशुदा आदमी के साथ 4 बच्चों को संभालना और हर रोज़ इस बात का यकीन दिलाना कि वो बेकसूर है। मुझे हैरानगी से मत देखें, ये भी मुमकिन था कि आपकी वालदा जो रिश्ता किंजिश के लिए लेकर आई थी वो 4 बच्चों के बाप का था। अपनी दूसरी बीवी को सिर्फ शक की बिना पर कत्ल कर दिया था क्योंकि इसे लगता था वो अपने पड़ोस में किसी आदमी से हंस कर बातें करती है। और यकीन माने अगर वो इस 4 बच्चों के बाप की बीवी बना दी गई होती तो आज शायद वो इतने सुकून से आपसे बात भी ना कर पाती। दिन रात इसे इस बात का ताना दिया जाता कि इसका कज़न न जाने कि इसे छोड़कर चला गया। आपको लगा कि आपने घर छोड़कर बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला किया, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपका घर छोड़कर जाने का फ़ैसला किंजिश की ज़ात को सवालिया निशान बना गया था। वो आपकी बहन थी ना, पाकीज़ा रिश्ता था आप दोनों में। क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप अपनी बहन के लिए लड़ते, इसके लिए कोई स्टेप ले पाते? यहाँ आकर आप मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, मेरी बीवी को उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हैं, इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचें, अगर तब आपने अकल से काम लिया होता तो क्या आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत पड़ती? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ आने से पहले आपने अपने वालिद साहब से मशवरा किया। अगर किया होता तो यकीनन आपकी इस बात की गवाही देते कि आपकी बहन मेरे साथ बहुत खुश है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसको देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। आपका ये जो 4-5 महीनों के बाद अपनी बहन के लिए प्यार जागा ना, इसे देखकर मुझे खुशी हुई। लेकिन मेरे घर में आकर अब ये अंदाज़ ना अपनाए तो बेहतर होगा। मेरी बीवी को फजूल तरह के मशवरे मत दे, मेरी बर्दाश्त की इंतहा है। और अगर कोई मेरी बर्दाश्त को आजमाता तो मैं लिहाज नहीं करता। आपका लिहाज करूँ क्योंकि आप मेरी महबूब बीवी के भाई हैं। अगली दफ़ा यहाँ आने से पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपनी गलतियों की तरफ गौर कीजिएगा और अगली दफ़ा मेरे साले साहब बनकर यहाँ आइएगा
मैं कोशिश करूँगा आपसे बहनोई बनकर मिलने की। किंजिश यार कहाँ रह गए? एक कप चाय बनाते हुए इतनी देर लगती है। इसने वहीं बैठे बैठे अंदर किंजिश को आवाज़ दी। दावर यहाँ आए ज़रा आकर, ताहू को उठाकर ले जाएंगे। मेरे बाल नहीं छोड़ रहा, बहुत गंदी आदत लगा दी आपने से मेरे बाल पकड़ने की। इसे अंदर से आवाज़ सुनाई दी तो मुस्कुराता हुआ इसके करीब से उठकर अंदर की तरफ चला गया। थोड़ी देर में इसके हाथों में वो नन्हा सा बच्चा था जिसे किंजिश अंदर लेकर गई थी। यहाँ आकर इसने एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से नोट कर ली थी कि ताहू दावर से ज़्यादा किंजिश का बेटा था, क्योंकि इस वक्त भी वो दावर के ज़बरदस्ती बाहर लाने पर बार बार ऊंची आवाज़ में मम्मा मम्मा करके से आवाज़ें दे रहा था। वो ताहू को उठाकर बाहर लाया तो अगले 2 मिनट में वो चाय के साथ हाजिर थे। हाँ यार रखो टेबल पर। आसिम को जाना किसी ज़रूरी काम से इसने टेबल इसके सामने लगाते हुए किंजिश से कहा, जबकि आसिम समझ चुका था कि वो मजीद से अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, लेकिन साफ अल्फाज में इसे दफ़ा होने जाने के लिए नहीं कहा बल्कि घुमा फिरा कर कहा। अगली दफ़ा ईशा भाभी को भी साथ लेकर आइएगा। इसने भी चाय का कप अपने लबों से लगाया था कि इसे दावत की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरानगी से देखने लगा, जबकि पास खड़ी किंजिश भी हैरानगी से देख रही थी। वो आप मुझे और भी बहुत कुछ पता सारा साहब, चाय पीजिए, ये सारी बातें हम बात के लिए रखते हैं। इसने मुस्कुराकर बात खत्म की, जबकि किंजिश के चेहरे को देखते इसकी हंसी निकल गई। जबकि वह थोड़ी देर में वापस जा चुका था, वो किंजिश के गिर्द बाजू फैलाई से वापस अंदर लेकर आ गया। वो जानना चाहती थी कि इसने आसिम को किस तरह से पुरसकून किया था, जबकि अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी साइशा किसी बड़े हंगामे की मुंतजिर थी, लेकिन वो मुंतजिर ही रही। तू बेटा मुंतजिर ही रहेंगी। वो खुद आसिम से मिलने के लिए गई थी। इसने सारी मालूमात निकाली थी। उसे पता चला कि किंजिश को आसिम की वजह से बदनाम किया गया था, क्योंकि वो आधी रात को इस कमरे में अपना कोई सवाल समझने गई थी। अल्लाह जी, पैरों में बड़ी दर्द हो रही है मेरे। अगले दिन इसका पेपर था। शायद यही वजह थी कि वो रात का अंधेरा देखे बिना इसके कमरे में जा पहुंची, और वहीं मौजूद इसकी खाला ने हंगामा कर दिया। इन दोनों को आधी रात एक कमरे में देखकर इसने अच्छा खासा हंगामा करते हुए इसकी ज़ात को रेजा रेजा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसके बाद इसके बाप ने फैसला किया था कि आसिम के साथ किंजिश का निकाह कर दें ताकि ये बदनामी ख़त्म हो जाए, लेकिन वैसा नहीं चाहता था कि इसके लिए किंजिश की छोटी बहन थी, और इसने ये सब कभी भी ना सोचा था। इसने घर छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लिया, ये जाने बिना कि घर छोड़कर चले जाने के बाद किंजिश के साथ क्या क्या होगा। इसे यकीन था कि इन सब चीज़ों के बारे में दावत को खबर नहीं होगी, इसलिए इसने अचानक ही आसिम से मिलने का फ़ैसला किया और वहाँ जाकर आसिम से कहा कि किंजिश की वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इसकी वजह से इसका शौहर इसे छोड़ने को तैयार है, किंजिश इसका घर बर्बाद कर रही है। इसके पास अपना घर बचाने का और कोई रास्ता नहीं। वो मजबूर होकर इसके पास आई और सब कुछ जानकर इस पर आसिम परेशान हो गया था। इसे ये तो पता था किंजिश की शादी कर दी है, लेकिन इसे इस बात का अंदाज़ा न था कि इसकी शादी एक शादीशुदा एक बच्चे के बाप से की गई है, और यहाँ तक कि इस आदमी ने अभी तक अपनी पहली बीवी को तलाक भी नहीं दी। इसके बाप ने तो बस इसे इतना ही बताया था कि जिसके साथ इन्होंने किंजिश की शादी की है वो एक बहुत ही अच्छा और नेक आदमी है। वो पुलिस में और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, वो इनका जूनियर है। लेकिन यहाँ तो इसे और ही कहानी पता चली थी। इसे समझ में इतना ही आया कि किंजिश की वजह से किसी औरत का घर तबाह हो रहा है। यहाँ तक कि इस शख्स ने अपनी पहली बीवी की औलाद तक इसके हवाले कर दी थी और अपनी बहन के एक शादीशुदा बच्चा पालने के लिए इसके मुलाजमा क्यों बना देता। ये वजह थी कि वो घर में किसी को भी कुछ भी बताए बिना सीधा किंजिश के घर आया था और अपना सारा गुस्सा दावर पर निकाला। अगर दावर ना आता तो यकीनन वो किंजिश को हर कीमत पर अपने साथ ले जाता। वो इसके लिए लड़ने को तैयार था, वो अब इसके लिए स्टेप लेने को तैयार था, लेकिन जब स्टेप लेना चाहिए था तब वो कुछ भी नहीं कर पाया था। दौड़ पेटे मुँह पर। लेकिन दावर ने आगे से जो बातें सुनाई वो इसे शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी थी। ये हकीकत थी कि वो किंजिश को बचा सकता था, पर इसके लिए स्टेप ले सकता था, इसकी मदद कर सकता था। इन दोनों का रिश्ता पाकीज़ा था, लेकिन घर छोड़कर जाने के फैसले ने किंजिश को सबकी नज़रों में गुनाहगार कर दिया था। सब सवाल इसकी तरफ उठाए गए, हर कोई इसे गलत कह रहा था। इसकी मासूमियत तबाह की जा रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में इसकी ताबू ने इसकी शादी कर देने का फैसला किया, जबकि इसकी ताई ने तो संगदिली की इंतहा कर दी। यकीनन अगर दावर का रिश्ता ना होता तो इस वक्त 4 बच्चों के बाप की बीवी होती और वो इसके साथ क्या सलूक हो रहा होता, वो दावर की बातों से अंदाज़ा लगा चुका था। जिस शख्स ने सिर्फ इस बात के शक पे अपनी बीवी का कत्ल कर दिया कि इसने किसी मर्द से मुस्कुरा कर बात की, तो वो क्या किंजिश को सुकून का सांस लेने देता, जो पहले अपने कज़न की वजह से बदनाम हो गई थी। इसे अपने बाप का फैसला दुरुस्त लगा। वो खामोशी से लौट आया, लेकिन इस खामोशी से लौट कर चले जाना साइशा को परेशान कर गया था। मुझसे दूर भाग रही थी, इसका हिचकिचाना वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। फिलहाल इसने कोई बात नहीं की थी। इसे अपने साथ सबसे पहले सवात लेकर आया था। यहाँ आने के बाद इसने सबसे पहले रेंट पर अपनी गाड़ी निकलवाई, जिसके बिना इसका गुजारा नहीं था। इसने जहाज़ में से बताया कि इसे सवात घूमने का बहुत शौक और वो ज़िंदगी में पहली बार सवात जा रही है, जिसके लिए काफ़ी खुश है। और वो इसकी खुशी में खुश था। इसकी खुशी की खातिर इसने गाड़ी निकलवाई थी ताकि वो इसे हर जगह लेकर जा सके। इसने वादा किया था कि वो इसे ना सिर्फ सवात बल्कि हर इस जगह लेकर जाएगा जहाँ जाने की वो ख्वाहिश रखती है,
और इसके वादे पर वो खुश हो गई थी। वो तो इसकी हर खुशी में खुश रहने वाला था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। इसे यहाँ लाने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना था। वो इसे बताना चाहता था कि वो इसके लिए क्या है। अगर बात इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की हो रही तो वहाँ पर भी इसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले इसके तमाम तरह एहसासात अपने नाम कर लेना चाहता था। इसने नोट किया था इस रिश्ते को लेकर कोई भी उल्टी सीधी सोच इसके दिमाग में नहीं थी। इसका हिचकिचाना, दूर भागना फितरती था। एक तवील फ्लाइट के बाद आखिरकार होटल पहुंच गए थे वो। इसे रूम में जाने का कहकर वो होटल के मैनेजर से बात करने लगा। इसे कितनी देर लगनी थी वो नहीं जानती थी, इसलिए इसके कहने पर वो अपने रूम में आ गई। रूम बहुत बड़ा और साफ़ सुथरा था, तो इस कमरे से इसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। ये कमरा स्पेशल हनीमून कपल्स के लिए था और ये बात वो कमरे की सजावट देखकर समझ गई थी। वो बहुत थक गई थी। जावर के आने से पहले वो फ्रेश होने चली आई थी। थोड़ी देर के बाद नहाकर निकली तो जावर अब तक नहीं आया था। वो काफ़ी देर खिड़की पर खड़े इसका इंतज़ार करती रही और फिर बेड पर लेट गई। थकावट हद से ज़्यादा सवार थी। यही वजह थी कि वो थोड़ी देर में नींद की आगोश में चली गई। जहन में बहुत सारी बातें चल रही थी। कभी इसे ज़बारिया का ख्याल आ जाता तो कभी अपने आप को एक अनचाहा वजूद समझने लगती। लेकिन इन सब बातों में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हौसला देती थी वो ये थी कि जावर हर चीज़ भुलाकर इसके साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार था। वो इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने को तैयार था। वो इसे अपनी बीवी तस्लीम कर चुका था और इसने इस बात को भी इजहार किया था कि शादी की पहली रात ही जब वो इसके पास रूम में आया था, इसके दिमाग में इसकी पुरानी ज़िंदगी के हवाले से कोई सोच नहीं थी, बल्कि वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने आया था। लेकिन इस वक्त वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने को तैयार न थी। इसने शादी की पहली रात अपने शौहर को खुद से नाराज़ कर लिया था, जिसकी वजह से बाद में पछताई भी बहुत थी। इसे कोई हक नहीं बनता जावर को इसके जायज़ हकूक़ से दूर रखने का। वो इसकी जिस्म जान का मालिक था, इसका लिबास था। सहरविश इन लड़कियों में से थी जिसकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही मर्द के इर्द-गिर्द घूमती है। वो अपने शौहर को ही अपना सब कुछ मानती है। वो भी जावर को अपना सब कुछ मानने लगी थी। इसकी ज़िंदगी में इस शख्स का साथ लिखा था, लेकिन अफसोस कि इनकी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी की तरह शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अब इसने फैसला कर लिया था वो जावर को खुद से दूर नहीं करेगी। अगर वो इसके लिए अपनी मोहब्बत को इग्नोर करने को तैयार था तो फिर इसका भी हक बनता कि वो भी अपनी फजूल सोच को झटक कर इसके साथ कदम आगे बढ़ाए। और अब वो इसके साथ आगे कदम बढ़ाने को तैयार थी। वो कमरे में आया तो इसे सोते हुए पाया। इसने मुस्कुराकर इसके धुले हुए चेहरे को देखा और फिर खुद फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो नींद इसे भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। वो जहाज़ में बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे। वो इसे जगाए बिना आहिस्ता से इसके बिल्कुल करीब जगह बनाता, इसके गिर्द बाहों का हसार तंग करके खुद भी आंखें बंद कर गया। इसे भी आराम की ज़रूरत थी। लेकिन सोने से पहले इसने यहाँ के एक बेहतरीन होटल में अपने लिए एक टेबल बुक करवा लिया था। आज से वो वहाँ डिनर पर ले जाने का इरादा रखता था। फ़ोन बंद करने के बाद इसका सारा ध्यान इसके मासूम चेहरे पर आके वो बेहद खूबसूरत थी। शायद यही वजह थी कि वो इसे देखते इसके हवासों पर छा गई थी और ऐसी चाय कि वो चाहकर भी इसे फिर नज़रअंदाज न कर सका। वो नहीं जानता था कि क्या वजह होगी, लेकिन इस लड़की का जादू इस पर ऐसा चला कि वो इसे हासिल करने के लिए बेताब हो गया। वो इसे किसी और के नाम होते देख ही नहीं पा रहा था। इसके लिए इसने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की क्योंकि वो इसके साथ किसी दूसरे का नाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मोहब्बत बेबस कर देती है। ये कब आपके दिलो दिमाग पर किसी का नाम लिखते कोई नहीं जानता। इसके चेहरे को देखते वो मुस्कुराकर इसकी पेशानी पर लब रखता है। इसकी खुशबू को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहा था। इसकी आंख खुली तो इसे अपने आप के बेहद करीब पाया। वो कितनी देर इसका चेहरा देखती रही और आखिरकार इसके करीब से उठ गई। इसने इसे जगाया नहीं था, बल्कि वही खिड़की पर मौजूद खूबसूरत नज़ारे देखने लगी। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। होटल के रूम में खिड़की से बेहद खूबसूरत नज़ारे से देखने को मिल रहे थे। वो न जाने कब तक इन खूबसूरत नज़ारों में खोई रहती, जब अचानक अपने आप को उसकी गिरफ्त में महसूस किया। उसके बेहद करीब इसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसों का लमस छोड़ रहा था। जान जल्दी से तैयार हो जो क्योंकि शाम हो रही है। हमें सबसे पहले यहाँ के खूबसूरत मुकाम पर घूमने जाना और इसके बाद लंच करने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ एक खूबसूरत लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊँगा और फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ बहुत दूर ले जाऊँगा, मेरी दुनिया में, मेरी मोहब्बत की दुनिया में, जहाँ तुम सिर्फ मुझे महसूस करोगी, कि जहाँ तुम्हें मेरे अलावा और कोई नज़र नहीं आएगा। तो देर मत करो मामा की बहू, अब मज़ीद तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा और ना ही मैं मज़ीद इंतज़ार करूँगा। आ जाओ अब ये दूरियाँ ख़त्म करते हैं। इसे अपने बेहद करीब करता हुआ इसके कान में सरगोशी कर रहा था और इसके अल्फाज इसे सिमटने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन इसने इसे ज़्यादा मुसीबत में नहीं डाला था। थोड़ी देर में इसे अपने तंग हसार से साथ कर चुका था, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और फिर वो थोड़ी देर के बाद वो अपने सारे से सरापे में क़यामत ठाती इसके साथ चलने को तैयार थी। सबसे पहले वो इसे एक तारीखी मुकाम पर लेकर गया जो उसे बहुत पसंद आया और इसके बाद वो इसे एक डिनर के लिए होटल ले गया था। इसने इसे अपनी बातों और हरकतों से काफ़ी ज़्यादा तंग किया। इसका सूजा सूजा चेहरा, नाराज़ चेहरा देखते से बहुत मज़ा आ रहा था
वो यहाँ आने के बाद इसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये अलग बात थी कि अब जावर को इसे लड़ना बेहद पसंद था और इसे लड़े बगैर नहीं रह सकता था। यही वजह थी कि उसे तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। फिर जावर साहब तैरना बहुत चंगा कर दी सहरविश को। वापसी पर वो बहुत खुश था और सहरविश की मुस्कुराहट बता रही थी कि इसकी नाराज़गी भी सिर्फ वक्त ही है। इसने इसे बहुत तंग किया था, लेकिन जावर के लिए इतना ही काफ़ी था कि उसके साथ पुरसकून है। एक भरपूर दिन और रोमांटिक सी एक दूसरे के साथ शाम गुजारने के बाद वो दोनों होटल में वापस आने की बजाय डिनर पर चले गए थे और फिर लॉन्ग ड्राइव पर। जावर जिस तरह यहाँ पुरसकून था और बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहा था, वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो पहले भी सवाद आ चुका है। वो सारे रास्ते से तंग करता आया था। वो बार बार इसे अपने जुबानी जुमले से ब्लश करने पर मजबूर कर देता। वो तंग आकर कभी इसको घूरती तो कभी मुस्कुरा देती। इसका साथ खास था। जावर इसकी अदाओं पर कभी बेबाक जुमले बोलता, कभी इसके तड़ जवाब पर जवाब भी कार्रवाई करता और फिर अपनी बातों पर इसको शर्माने गुस्सा करने को एंजॉय करता। इसके साथ हर लम्हे को खास करना था, यादगार करना था। वो दोनों शायद बहुत आगे आ चुके थे। यही वजह थी कि वापसी पर ना चाहते हुए भी सहरविश की आंख लग गई। इसे नींद में जाते देखकर जावर ने दो बार इसे जगाया और 5 रात से नींद पूरी करने की इजाज़त नहीं दे सकता था, मगर वो जागी नहीं। इन दोनों की वापस होटल पहुंचते पहुंचते रात के 1:45 बज चुके थे। जावर ने होटल के पास कार रोकी और सहरविश की साइड का दरवाज़ा खोला। वो शायद गहरी नींद में उतर चुकी थी। वैसे जगाए बिना अपने बाजू में उठा चुका था। वो नींद में इसके गिर्द बाहें फैला चुकी थी। इसके मासूमाना अंदाज पर मुस्कुरा दिया। उठ जाओ जानेमन, मेरी अम्मी की बहू, और कितना तड़पाओगी अपनी सास के बेटे को। जावर इसे बाहों में उठा शरारती अंदाज में हंसता हुआ बोला। अपने कान के करीब सरगोशी होने पर वो हैरत से आंखें खोले से घूरने लगी। वो इसके बाजू में कैसे पाई? वो तो इसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर थी। वो याद करते हुए सोचने लगी, मेरी जान, आपको नींद आ गई थी। मेरे जाने के बावजूद आप नहीं जागी, और ये 2.5 घंटे की लॉन्ग ड्राइव मैंने बिल्कुल तनहा की, जिसका बदला मैं कमरे में जाकर तुमसे लूँगा। तो इस बदले को मजीद लेट नहीं करते वो आंख दबाता अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जावर प्लीज़ मुझे नीचे उतारें, लोग देख रहे हैं। इसने नज़र घुमाकर देखा तो करीब से एक कपल मुस्कुराते हुए गुजरा। जान, ये सब कुछ तुम्हें सोने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो तुम्हें भी रहाई सारे मामला हल होने के बाद ही मिलेगी। नहीं जावर, मुझे नीचे उतारें, लोग न जाने हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो परेशान थी। यार, लोग क्या सोचेंगे? अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? और शायद ये लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी प्यारी सी बीवी की फरमाइश पर इसे गोद में उठाया हुआ है। शादी के शुरू के दिनों में बीवियों के नखरे बहुत उठाए जाते हैं। और फजूल बोले जा रहा था और सहरविश इसकी बात पर पूरी आंखें खोले से हैरत से देखने लगी। फिर अगले ही लम्हे इसने इसकी बाजू में हलचल मचा दी, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद मज़ाहमत करती, वो कमरे के पास पहुंचकर रूम डोर में की लगाता दरवाज़ा खोल चुका था। उसे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे के साथ टेक लगाकर इसे बंद किया। मतलब साफ था कि वो कमरे में आने के बाद भी इसे नींद उतारने का इरादा नहीं रखता था। उसका नाजुक मरमरी वजूद उठाए सीधा बेड की तरफ आ रही, आहिस्ता से बेड पर लेटाता हुआ अब वो दरवाज़ा बंद करने के लिए उठा और यह अहम तरीन काम सर अंजाम देकर वो इसके करीब लौट आया। सहरविश इसके खतरनाक इरादे समझकर उठकर बैठ चुकी थी। वो काफ़ी थकी हुई थी। हाँ, ये सच था कि वो इसके स्वाद देखने की ख्वाहिश को पूरा कर रहा था, लेकिन इसकी भी कुछ ख्वाहिशें थी जो सहरविश ने पूरी करनी थी। इसका उठकर चेंज करने का इरादा था, मगर जावर ऐसा नहीं चाहता था। वो इसे थामकर बेड पर लिटा चुका था। इसका हाथ अपने लबों से लगाता वो खुद भी इसके करीब बेड पर बैठा मोहब्बत पाश निगाहों से इसे देखने लगा। इसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। इसकी आंखों में शायद मोहब्बत थी। वो औरत थी, अपने ऊपर उठने वाली हर सही गलत निगाह को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती थी। इस वक्त जावर की नज़र से जो पैगाम दे रही थी, इसका मतलब समझकर वो अपनी पलकें झुका गई। जावर के लब दिलकशी से मुस्कुराए इसके जज्बात से बेखबर न थी। तो वो अपना वक़्त के ऊपर बात करता है। इसने इसका चेहरा थाम कर करीब किया। अब वो इसके होंठों पर झुककर अपने होंठ रख चुका था। इसके होंठों को कैद की उम्मीद होश सा हो गया। सहरविश ने इसका बाजू पकड़ना चाहा, मगर वो मज़ाहमत का मौका दिए बिना इसके लबों को आज़ाद करता इसकी नाजुक सी कमर के गिर्द बाजू हायल करता इसका दुपट्टा निकाल चुका था। जावर की इस बेख्तियारी पर सहरविश का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वो इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर इसे पीछे हटाने लगी। जब जावर ने दोबारा इसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में कैद किया, इसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो पीछे होता मदहोश था इसे देख रहा था। इसका होशरुबा सरापा इसे बेखुद कर रहा था। वो बेड पर लेटी हुई आंखें बंद कर चुकी थी। इसे देखने की हिम्मत इसमें नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी नाजुक सुराहीदार गर्दन को उंगलियों के पोरों से छूने लगा। बाहर बारिश हो रही है। इसने धड़कते दिल के साथ इसके मूड का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। आज अंदर भी बारिश होगी और तुम्हें मेरे साथ भीगना होगा। यार, खोते जैसी आवाज़ हो रही है मेरी, इतनी गला ख़राब हुआ पड़ा, खराश हुई पड़ी है। वो बेकाबू होते जिस बात को काबू करने की नाकाम कोशिश करता अपनी शर्ट उतार चुका था। जावर अपने होंठ इसकी नाजुक गदास लबों पर गर्दिश करते गर्दन तक लाया तो सहरविश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो इसके होंठों का लम्स अपनी गर्दन के बाद अपने कंधों पर महसूस करने लगी। इसका नाजुक वजूद कांप रहा था।
विशी मेरी जान, आज से तुम मेरी और सावर हैदरी अपना पोर पोर तुम्हारे नाम करता है। अपने होंठ इसके कान के पास लाकर सरगोशी करके इसे खुद में कैद कर गया। वो अपने होंठों से इसके कान की लो चूमता इसे घबराहट में मुब्तला कर गया। सावर वो इसकी फटती जसारतों पर शायद कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा न हो सका। वो इसके ऊपर झुका, इसके होंठों पर अपनी उंगली रख चुका था। आई लव यू सहरविश, इसके इज़हार ने जैसे इससे हर लफ्ज़ छीन लिया। इसके दिल की धड़कनें वो अपने दिल के साथ महसूस कर रहा था। इसके आने से शिफाफ दिल पर वो अपने नाम की मुहर लगा चुका था। इसकी धड़कन धड़कन पर अपना नाम तहरीर कर रहा था, जबकि वो इसके आखिरी लफ्ज़ों में कोई खामोशी इसकी पनाहों में पड़ी थी और वो इसकी धड़कनों को सुनता इसे खुद में मज़ीद कैद करता जा रहा था। इसका नाजुक सा वजूद इसकी मजबूत बाहों में कैद था, जबकि वो सिर्फ इसके लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी, इसके इज़हार मोहब्बत पर गौर कर रही थी। मोहब्बत इतनी आसानी से तो नहीं हो सकती, तो क्या ज़ावर सच में इससे मोहब्बत करता था? हाँ, करता था। निकाह के बोल में बेइंतहा ताकत थी। हो सकता था इन दो लफ्ज़ों ने इसके दिल में इसके लिए जगह बना दी हो। वो अपने दिल को हमेशा से साफ़ रखी हुई थी, तो भला इसे ऐसा दिल कैसे मिल सकता था जिस पर किसी और का नाम रकम हो? हाँ, इसे ऐसा ही दिल दिया गया था जिस पर इसी का नाम लिखा था। वो जानती थी वो अपने शौहर को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी, लेकिन इतना जल्दी इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो चुकी थी। इसका शौहर इससे मोहब्बत करता था, इससे ज़्यादा भला इसे और क्या चाहिए था? इसकी बाहों में कैद वो इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करती खुद को इसके हवाले कर चुकी थी और अपने हर अंदाज में इसके नाजुक सरापे को अपनी मोहब्बतों के रंगों में रंगता चला जा रहा था। इससे इसकी मोहब्बत मिल गई थी। पहली नज़र की मोहब्बत इंसान को बहुत ख्वार करती है। इसने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। वो इसे राहील के लिए कभी भी एक सूटेबल लड़की ना लगी थी। वो बिल्कुल वैसी लड़की थी जैसी वो अपनी ज़िंदगी में चाहता था। अच्छा, इसलिए ओंदी राहील इतना डेट फिक्स करांदा सी, बेगैरत आदमी। और फिर एक रात इसने चुपके से अपनी दरख्वास्त अल्लाह के सामने पेश की थी। इसने खामोशी से अपने लिए एक दुआ मांगी थी, जिसमें इसने सहरविश को अपने साथ मांगा, और बेशक वो सच्चे दिल से मांगी कि हर दुआ को कबूल करता है। इसकी दुआ इस पर इसने खून फरमा दिया था। ये सब झूठ दावर, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सब एडिटिंग की है मुझे बदनाम करने के लिए। आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है। आप इसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाइएगा। इसने मेरे साथ बहुत बदसलूकी की है। इसके सामने बैठी जायशा बुरी तरह से रोने में मसरूफ़ थी, जबकि दावर इसकी तरफ देखे बिना सारा ध्यान फाइल पर लगाए हुए था। जैसे इसका कुछ भी कहना इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था, और ऐसा ही था, वो कुछ भी बोलती रहे, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दावर, आप प्लीज़ कुछ करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। ये लोग पता नहीं मुझसे किस तरह से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझ पर यकीन करेंगे, आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। दावर, आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करें। इस वक्त आपके अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। मैं किसी और पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती, और आप जानते हैं इस वक्त मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। तो इसे वे देखते हुए बोले जा रही थी, देखो सायशा, मेरी बात को सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं कभी गलत का साथ नहीं देता, मैं हमेशा से सही का साथ देता, और सही ये है कि तुम यहाँ गलत हो, और जो गलत हो तो दावर हैदरी इसका साथ कभी नहीं दे सकता। और जहाँ तक बात है इन वीडियोस के फेक होने की, तो ये वीडियोस तुम्हारी हैं। ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर कभी कच्ची गोलियाँ नहीं खेलते। इनके पास सबके खिलाफ सबूत होते हैं। ये वीडियोस हमने चेक करवाई हैं बहुत ही माहिर एडिटर से, और इन सब ने इस बात की तस्दीक कर दी कि इन वीडियोस में किसी तरह का कोई रद्द-बदल नहीं किया। सॉरी गाइस, वो कॉल आ गई थी, तो मुझे खांसी भी ज़्यादा हो गई थी, तो मैं 2 मिनट के लिए चली गई थी, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अगर आसान लफ्ज़ों में तुम्हें समझाऊँ तो मेरी बात का मतलब ये है कि वीडियो 100% ओरिजिनल है। इनमें कुछ भी गलत या दुरुस्त झूठ नहीं है, सब हकीकत है, ये नकली नहीं है। और तुम इस बात को कबूल कर लो, इस डायरेक्टर को पहले ही तुम्हारी नीयत पर शक था, इसलिए जब तुम इससे पहले छुप छुप कर मुलाकात करती रही, तो इसने होशियारी का सबूत देते पहले ही तुम्हारी वीडियो सेव कर ली थी, ताकि तुम्हें ब्लैकमेल करने पर वो ये वीडियो दिखाकर अपना रास्ता साफ कर सके। और अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम जल्द से जल्द इस केस का कोई फ़ैसला कर लो। अब ये हर तरफ से झूठी तुम ही साबित हो रही हो। जहाँ तक बात है तुम्हें इस रूम में बुलाकर तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करने की, तो इसने तुम्हें नहीं बुलाया, बल्कि तुम खुद ज़बरदस्ती से मिलने के लिए इसके होटल में पहुंची थी। जहाँ ये सारा वाक़या पेश हुआ, इससे पहले भी अपनी खुशी से बहुत बार इस डायरेक्टर से मिल चुकी हो, इसलिए ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले के भी कुछ वीडियोज़ हमारे पास पहुँची हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं इन सब मुलाकातों की तारीख दोहरा कर तुम्हारे सामने रखूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कब किससे मिलने के लिए गई? देखो सायशा, तुम्हारे एक में बेहतर यही कि तुम इस केस को वापस ले लो। वो आदमी अब भी तुम्हें पैसे देने को तैयार है, लेकिन इस शर्त पर तुम इस केस को यहीं ख़त्म कर दो। मसला ये कि अगर ये केस यहाँ से बाहर निकलता है तो इसकी बीवी बच्चे भी इसमें शामिल होंगे, और वो आदमी अपनी बीवी बच्चों तक ये सारा किस्सा लेकर नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर इसके बावजूद भी तुम चाहती हो कि किस्सा आगे बढ़े और इस केस को पूरे कानूनी तरीके से हैंडल किया जाए, तो इसे कोई एतराज़ नहीं। इसका कहना है कि वो मर्द है और तुम खुद इसे मुलाकातें करने आती थी। इसके अलावा इसके पास तुम्हारे कुछ फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग भी हैं जो कि तुम्हें गलत साबित करती हैं। तो आगे फ़ैसला तुमने करना सब चीज़ों के बारे में। जहाँ तक मेरे साथ की बात है तो मैं इसी का साथ दूंगा जिसका साथ देने के लिए कानून मुझे फ़ोर्स करेगा। वो बेहद सफाई से बता रहा था, जबकि जायशा से सुनते हुए अपना सर थाम के रह गई। वो हर बात जानता था, वो हर चीज़ की पूरी इंक्वायरी कर चुका था। मुझे जितने भी झूठ क्यों ना बोले, वो अब इस पर यकीन नहीं कर सकता था। वो अब तक इस पर वो पुराने वाला दावत देखना चाहती थी, जो आंखें बंद करके इसकी हर दलील को कबूल कर लेता था। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। वक्त बदल चुका था और अब इसे ऐसे कोई मजबूरी नहीं थी जिसकी बिना पर इस रिश्ते को मज़ीद घसीटता।
पहले 6 साल तक वो अपनी माँ से किया वादा निभाने की कोशिश करता रहा, वो बस ये चाहता था कि इसकी माँ की रूह को तकलीफ़ ना हो। लेकिन अब इसकी बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। वो औरत इसका बच्चा छोड़कर चली गई थी, तो वो क्यों इसका साथ देता, क्यों इसे प्रोटेक्ट करता। इस औरत ने सिर्फ अपनी ममता का कत्ल नहीं किया, बल्कि इसने दुनिया के सबसे पाकीज़ा रिश्ते का कत्ल किया था। इसके निकाह में होते हुए वो अलग अलग मर्दों के पास जाती रही, अपने मुतालबात पूरे करने के लिए। इनके साथ खूबसूरत लम्हात गुजारती रही। खूबसूरत तो खैर नहीं थे, कमीनगी थी, इंतहा कर दी रही शैतान औरत। और अब जब इसे कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो इसके पास वापस आ रही थी, तो इसके पास इसके लिए कोई जगह न थी। वो ऐसी औरत का कभी नहीं बन सकता था, वो तो किंजिश का था। वो हमेशा से अपने लिए किंजिश जैसी नेक सीरत औरत की तलाश में था। वो प्यारी सी लड़की जो अपना सब कुछ इस पर लुटाने को तैयार थी, इसके बच्चे को कबूल कर चुकी थी। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि किंजिश पर किसी दूसरी औरत को फोकियत दे। जायशा जैसी औरत जो कि अपने मफाद के लिए किसी भी हद से गुजर जाती है, ऐसी औरत से वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। अब तुम यहाँ बैठकर सिर्फ मेरे वक्त पर बात करिए, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम करने। इसके लिए अभी 4 दिन पड़े, तुम आराम सुकून से फैसला कर सकती हो। वो इसे जाने के लिए कह रहा था, जबकि वो तो कब से इसके पास बैठी इसे देख रही थी। इसे दिलाई देने की कोशिश कर रही थी कि इसकी इस कदर अनजान बनने पर इसके करीब से उठकर बाहर निकल आए। इसके रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसे वापस अपने घर आना था, दावर के पास आना था, लेकिन वो अपना हर रास्ता बंद कर गई थी। ये बात वो भूल चुकी थी। हाय गाइस, जल्दी ना एपिसोड कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ना वो जुनूनियत की भी एपिसोड आ गई है रीच की, तो मुझे वो भी पढ़नी है। तो मेरा एक ध्यान उधर लगा हुआ है, लेकिन मैंने कहा चलो पहले रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इसने फिर कंपाइल होने में भी टाइम लगना और अपलोडिंग में भी टाइम लग जाता है, तो फिर मैं सो जाती हूँ, तो आप लोगों तक एपिसोड लेट पहुँच जाती है। तो आइए पहले जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं एपिसोड को। फिर मैं अपनी एपिसोड पढ़ूँगी, आप लोग अपनी सुन लेना। तकरीबन 3:30 बजे के करीब इसे फ़ोन आया अपने मोबाइल पर। किंजिश का नंबर देखकर वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। शुक्र है कि इसे भी फ़ोन करने की तौफीक हुई, वरना जब से इसने इसे फ़ोन लेकर दिया था, खाने के वक्त के बाद ही इसकी पहली कॉल थी जो इसने इस वक्त की थी, वरना वो खाने के वक्त पर इसे फ़ोन किया करती सिर्फ ये पूछने के लिए कि आपने खाना खा लिया। इसने खुशी से कॉल रिसीव कर ली। जाने मन, आपको हमारा ख्याल कैसे आ गया, कैसे एक मिस्कीन शौहर का ख्याल आ गया कि आपने हमारा दिल धड़कने के लिए हम पर यह एहसान अजीम कर दिया जो हम इस सदी में तो नहीं चुका पाएंगे। वो बेहद खुशी से आराम से कुर्सी से टेक लगा के बैठा था। इससे लंबी चौड़ी बात करने का इरादा रखता था, इसलिए अपना काम भी अधूरा छोड़ दिया। ज़रा खुश होने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई ख्याल नहीं है। वो तो ताहू भी कह रहा था कि बाबा से इजाज़त मांग दो, इसलिए मैंने फ़ोन किया था। वो अपनी गोद में बैठे ताहू को देखते हुए बोली, जिसने एक नज़र से देखा और फिर किंजिश के हाथ में मौजूद चूड़ियों से खेलने में मसरूफ़ हो गया। अच्छा, तो अब वो जनाब मुझसे इजाज़त मांगेंगे, पूछो किस चीज़ की इजाज़त मांग रहे हैं, वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। ना जाने क्या था जो इसने पूछना था, इसके लिए वो ताहू का सहारा ले रही थी। वो कह रहा था कि आपकी वो चुड़ैल पहली बीवी नहीं है, वो ना बाहर बैठी हुई है, हम दोनों ऊपर कमरे में हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो सामने वाले पार्क में चले जाएं, वो बहुत सारी औरतें हैं ना। ताहू चाहता है कि वो अपनी मामा के साथ थोड़ी देर आराम सुकून से रहे, और ये औरत हमें अजीब नज़रों से देख रही है, जैसे हम दोनों माँ बेटे को कच्चा चबा जाएगी। ताहू की मामा ने इसे सचमुच की चुड़ैली समझ लिया था। मेरी जान, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि वहाँ चली जाया करो, थोड़ी देर एंजॉय किया करो। कोई अनजान लोग नहीं होते वहाँ। हमारी मोहल्ले की कुछ औरतें बच्चों के लिए बनाया गया वो पार्क, वहाँ तुम्हारे जाने पर ताहू के बाबा को कोई इतराज़ नहीं, तुम चली जाओ वहाँ इसके साथ। इसने फ़ौरन इजाज़त दे दी, इस पर वो खुश हो गई थी। वही तो मैं कह रही थी कि आपकी तरफ से पूरी इजाज़त है, लेकिन ताहू वो कह रहा था कि वो एक बार बाबा से पूछ लेना चाहिए, तो फिर मैंने आपको फ़ोन कर दिया। वैसे आप बिज़ी तो नहीं थे ना, वो फ़ोन बंद करने से पहले से पूछने लगी। मेरी जान, तुम जब फ़ोन करती हो ना, तब इससे ज़रूरी और कोई काम नहीं होता मुझे। और जहाँ तक इन कामों की बात है, तो ये तो मेरे काम का हिस्सा है, तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा। और मेरा दिल करता है कि मैं बस आप भी ना बिल्कुल फ्री हो जाते। ताहू सुन रहा है, क्या असर पड़ेगा बच्चे के सहन पर, आपकी रोमांटिक बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, मैं जा रही हूँ, फ़ोन रखती हूँ। वो जल्दी से फ़ोन बंद करते हुए बोली, जबकि दावर ने अपने हाथ में रोशन होने वाली स्क्रीन को घूर कर देखा। अभी तक तो इसने कोई रोमांटिक लाइन बोली नहीं थी जिस पर इसे ये सब कुछ सुनने को मिलता। शायद इसकी बीवी इसकी रग रग से वाकिफ़ हो चुकी थी, समझ चुकी थी कि अब वो इसे अपने दिल की कोई बात बताने जा रहा है, लेकिन इससे पहले वो फ़ोन बंद कर चुकी थी, जिस पर वो तो बदमज़ा हो गया। किंजिश वैसे ज़्यादती तो हुई है दावर के नाल। वो जायशा को कुछ भी बताए बिना आराम से पार्क में आ गई थी, जहाँ कुछ औरतें बेंच पर बैठी हुई थी, जबकि कुछ ज़मीन में हल्के की ज़रूरत पर बैठी हुई थी। वो इसे हेलो हाय करके ताहू को वहीं कुछ फासले पर बैठ के इसके साथ बातें करने लगी। ठंडी ठंडी हवा ताहू के साथ बैठने में से मज़ा आ रहा था, जबकि ताहू भी बाहर निकल कर काफ़ी खुश लग रहा था। अभी वो दोनों एक दूसरे में ही मसरूफ़ थे कि इसके पास एक लड़की अचानक पैर मुड़ने की वजह से ज़मीन पर गिर गई। इसने फ़ौरन उठकर इसकी तरफ कदम बढ़ाया और उसे उठाने में मदद की। वो लड़की देखने में 15 साल की लग रही थी और इसने यूनिफॉर्म पहन रखा था, शायद वो किसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई, वो इसे बेंच पर बिठाते हुए पूछने लगी। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। ये बेबी तुम्हारा कितना प्यारा बेबी है, क्या मैं इसके गालों को टच कर सकती हूँ, वो इस छोटे से बच्चे को देखते हुए कहने लगी। तो किंजिश ने खुश दिली से इजाज़त दे दी। जब कोई इसे बच्चे की तारीफ़ करता तब वो बहुत खुश होती थी। वैसे तुम्हें देखकर लगता है नहीं कि तुम एक बच्चे की माँ हो सकती हो, ये तुम्हारा बेबी है, ये तुम इसकी बड़ी बहन हो।
वो फिर से पूछने लगी, जिस पर वो मुस्कुरा दी। नहीं नहीं, ये मेरा ही बेबी है, मैं इसकी बहन नहीं उसकी मामा हूँ, है ना ताहू? वो खुश होते हुए इसे बता रही थी, जब लड़की भी मुस्कुरा दी। और फिर इनकी ना रुकने वाली बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे अपनी बातें बताई जा रही थी, जबकि वो जोया को सुनते हुए इसे अपने स्कूल और कॉलेज के बारे में बता रही थी। इसे अपनी पुरानी ज़िंदगी की बातें याद आने लगी। इसकी स्कूल लाइफ काफ़ी अच्छी थी। थोड़ी देर में वो दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। लड़कियों के लिए दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है, कुछ के लिए होता है, जैसे मैं जल्दी नहीं कर सकती। वैसे मैं थोड़ी सी खुश इखलाक किस्म की बंदी हूँ, लेकिन जब मैं रिज़र्व भी बहुत हूँ। मैं जैसा सड़ा हुआ इस दुनिया में पैदा भी कोई नहीं हुआ। वैसे बस मूड स्विंग्स हैं, बंदे को देख के बंदे के हिसाब से डील करती हूँ। इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तुम अभी तक यूनिफॉर्म में हो, कि तुम घर नहीं गई? वैसे देखते हुए पूछने की, जिस पर इस लड़की ने नाम सर हिलाया। यार मुझे ना वहाँ जाकर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मेरे भाई और भाभी दोनों हनीमून पर गए हुए हैं, और मेरी कज़न है ना, वो हर वक्त अपने कमरे में रहती है। जब मैं इससे बात करने जाती हूँ तो डांट कर भगा देती है। और दूसरे बड़े वाले कज़न वो आजकल जेल में है, तो ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती हूँ। घर पर कोई भी नहीं होता जिसके साथ मैं वक्त गुजारूँ। मामा के पास जाऊँ तो वो भी डांटती हैं। मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मैंने फ़ोन करती हूँ, इनसे बातें करती थी, लेकिन मामा ने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि वो सिर्फ दोनों एक वीक के लिए गए हैं, तो मैं डिस्टर्ब क्यों कर रही हूँ बार बार फ़ोन करके, तो इसलिए मैंने दोबारा इनको फ़ोन नहीं किया। लेकिन मैं घर में बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, इसलिए आज कोचिंग के बाद यहाँ पार्क में चली गई। मेरे ड्राइवर चाचा वहीं बाहर है, वहाँ सामने साइकिल चाय का होटल है ना, वहाँ पर है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, वो मेरे साथ यहाँ रहेंगे। मेरी मामा ना मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देती, और मेरी ना कोई अच्छी दोस्त भी नहीं है जिसके साथ मैं वक्त गुजार सकूँ या से फ़ोन करके उससे बातें कर सकूँ। मेरी ना सारी देर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने सबको छोड़ दिया। मेरी जो होने वाली भाभी थी ना, इन्होंने कहा कि वो सारी अच्छी नहीं है, मुझसे जेलस होती हैं। लेकिन अब मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ, अब मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। वो इसे बैठी आराम से तफसील बता रही थी, और जिस तरह वो इसे अपने ख़ानदान की पर्सनल बातें इसके साथ शेयर करी थी, इसको ये समझने में ज़्यादा देने लगी कि वो लड़की बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, तुम यहाँ आ जाया करो ना, मैं भी यहाँ आया करूँगी, थोड़ी देर यहाँ इंजॉय करेंगे, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। किंजिश ने मुस्कुराकर इसकी बोरियत दूर करने के लिए एक रास्ता ढूंढा था। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, मैं रोज़ यहाँ आ जाया करूँगी, तुम भी लाजमी आना, हम यहाँ बैठकर बातें किया करेंगे। जब तक मेरी भाभी आती है, कोई तो दोस्त हो मेरे पास। वो खुश होते हुए बोली थी। यकीनन इसकी भाभी के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हाँ, क्यों नहीं, मैं आ जाया करूँगी। जिस दिन मैं नहीं आया करूँगी, तुम वो सामने वाला काला गेट है ना, वहाँ आ जाना, वो मेरा घर है। इसने उंगली के इशारे से पार्क के बाहर निकलती गली की तरफ इशारा किया। वो पहला ब्लैक गेट? इसने एक मरतबा फिर से तस्दीक की, जिस पर किंजिश ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, अगर तुम नहीं आई ना, तो मैं खुद वहाँ से बुला लूँगी, लेकिन थैंक यू सो मच मुझसे दोस्ती करने के लिए। सच में मुझे एक दोस्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और बेहद खुश हो गई थी। वो सब कुछ तो ठीक है दोस्त, लेकिन तुमने मुझे अपना नाम तो बताओ ना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी इस प्यारी सी दोस्त का नाम क्या है। किंजिश ने अपनी गोद में खेलते ताहू को अपने दोनों हाथों में कैद कर लिए थे। अपने हाथों में कैद कर लिए थे, क्योंकि वो एक बार फिर से इसके सर से दुपट्टा उतारने की कोशिश में इसके बाल देखने में हलकान हो रहा था। मेरा नाम जोया ज़मान शाह, और तुम? इसने अपना तारुफ करवाते हुए इसका नाम जानना चाहा। मेरा नाम किंजिश दावर हैदरी है, और ये मिस्टर हैंडसम मेरा बॉयफ्रेंड। इसने झुककर इसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, जिस पर ताहू ने इसे घूरकर देखा, जैसे इसकी हरकत से नागवार गुजरी हो। इसके अंदाज पर वो खुलकर मुस्कुरा दी थी। चलो ठीक है किंजिश, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। इतनी देर हो गई ना, हम एक दूसरे के साथ बैठे हुए, मेरी मामा वेट कर रही होंगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी हमारी, बल्कि अब रोज़ मुलाकात होगी। वो उठ के खड़े होते हुए बोली, तो किंजिश भी इसके साथ ही उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती पार्क से बाहर आ गई थी। अब इसका वापस घर जाने का इरादा था। इसे ये लड़की बहुत प्यारी लगी थी, इसकी बातें, इसके अंदाज से ये बात जान चुकी थी। यकीनन वो अपने घर में सबसे छोटी और सबसे लाडली है। तभी वो किसी का नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो दिल की बहुत साफ़ थी, और इसकी बेस्ट फ्रेंड इसकी भाभी है। जिस अंदाज में अपनी भाभी की तारीफ़ें करी थी, इसका दिल चाहा कि वो एक दिन इसकी भाभी से भी मिलवाए, क्योंकि आज तक इसने नंद भाभी में इतनी मोहब्बत नहीं देखी थी। इसे रुखसत करके वो अपने घर की तरफ आ गई। इसका ये दिन बहुत अच्छा गुजरा था। मैं कफ सिरप भी पी के आई हूँ, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। जायशा को घर आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने कमरे में बैठने की बजाय वहीं बाहर सोफे पर बैठ गई, और इसकी हरकत किंजिश को पसंद ना आई, क्योंकि इसने इसके ताहू को ज़मीन पर खेलना था, बकौल दावत कीड़े ज़मीन पर रिकना था, और ये चुड़ैल आकर इनको घूरने लगी थी। इसने फ़ौरन ताहू को उठाकर कमरे की राली इसका घूरने से डरा देता था। न जाने कि इसको देख देख कर इसे जलन होती थी। वो हर वक्त बाहर बैठी रहती थी, इसे देखती रहती थी, इसके चेहरे से निगाह वो हटा ही नहीं पाती थी। वो बेहद खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन दावर खूबसूरती का दीवाना किसी ज़माने में नहीं रहा था। कुछ तो था इस लड़की में जो दावर को इसका दीवाना कर गया। इसका शौहर इसे छोड़कर इस लड़की के पीछे पागल हो रहा था। अपने करतूत नहीं देखे सी जायशा बीबी, तेरे पीछे तेरे वगरी तो मुँह लगाना बनता कदी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी जल्दी वो इस लड़की के लिए इस हद तक कैसे जा सकता है कि वो अपनी माँ से किया हुआ वादा तक भुला चुका था।
वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता था। वो यही वजह थी कि वो इसको किस तरह से दावर की ज़िंदगी से निकाले, किसी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये मासूम सी दिखने वाली लड़की शायद सिर्फ दावर को खुश करने के लिए दावर की पहली बीवी से होने वाले बच्चे को संभाल रही थी, वरना शायद इसको भी ताहूस कोई खास लगाव नहीं था। और अगर था भी तो दावर को इससे अलग होने से फ़र्क नहीं पड़ता था, तो फिर वो क्यों इतराज़ करती, उल्टा तो शुक्र मनाती कि इसकी जान जिम्मेदारी से छूट रही है। जायशा भी हर कोई तुम्हारे जैसा बगैरत नहीं होता, लेकिन फिर भी जिस तरह वो इसका बच्चे का ख्याल रखती थी वो कहीं से कोई दिखावा नहीं लगता था, मगर दावर की बातें से सोचने पर मजबूर कर देती थी। वो इसको दावर की ज़िंदगी से बाहर करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे लड़की खुद ब खुद इनकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। क्योंकि दावर जैसे हरगिज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसे दावर की ज़िंदगी से निकालने के लिए कुछ ऐसा करना था कि ये लड़की खुद इनकी ज़िंदगी से निकल जाए और दावर पर इसके चले जाने से कोई खास फ़र्क भी ना पड़े। वो इस लड़की को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। वो जितना करना चाहती थी इसकी निगाहें भटक कर इसके हसीन सरापे की तरफ चली जाती। ये लड़की इसके शौहर की कुर्बतों का मरकज़ थी। इस लड़की ने पूरी तरह इसके शौहर को काबू कर रखा था। वो बेशक देखने में एक आम सी सीधी सादी लड़की थी, लेकिन इसने दावर के दिल पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी। वो चाहकर भी इसकी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रही थी। वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रही थी जिससे वो इसकी कमज़ोरी को जान सके और वो फिर इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए इसे दावर की ज़िंदगी से निकाल बाहर करे। ये छोटी सी लड़की इसकी जान का अजाब बनी हुई थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद वो इसे हरा नहीं पा रही थी। वो इसे दावर की ज़िंदगी से बाहर नहीं कर पा रही थी। इतना बड़ा प्लान बनाया था इसने, लेकिन इस आसिम ने दावर के सामने बहन बहन की गिरदान करके दावर की सोच को भटकने ही नहीं दिया। दावर का इसे अहमियत देना, इसे मोहब्बत से अपने पास रखना चाहता, उसे भरपूर लहजे में इसे मुखातिब करना, हर चीज़ से आग लगा रही थी। इस वक्त वो अपने आप को बेबसी की आखिरी हद पर महसूस कर रही थी। इसका कोई सिरा इसके हाथ ना आया था जिसकी बिना पर उसके खिलाफ कुछ भी कर पाती। अब इसे बस एक ही रास्ता समझ में आ रहा था कि जो कि बहुत ख़तरनाक था। वो बस इसे सिर्फ सोच ही पाई थी। अगर वो किंजिश को गायब कर दे तो हो सकता है कि दावर इसके चारों से बाहर निकला, लेकिन ये सब बहुत ख़तरनाक था। अगर वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोचती तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी कि दावर एक पुलिस वाला इस चीज़ को ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। शाम को वो घर आया तो वो बाहर ही बैठी थी। इससे ज़रूरी बात करनी थी। जो बात इसने की दावर को शायद किसी और की इसी की उम्मीद थी। वो केस वापस लेना चाहती थी क्योंकि जितना मसला इसके सामने आ रहा था इसके लिए आसान हरगिज़ नहीं था। इसका फैसला इसे बहुत पसंद है क्योंकि वो केस जीत सकती ही नहीं थी। इसे हर कीमत पर केस वापस ही लेना था और बेहतर था कि वो वक्त पर ही फैसला कर ले, लेकिन फिर भी वो देर कर चुकी थी। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अब तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा क्योंकि वो आदमी अब तुम्हें कुछ भी देने से इनकार कर चुका है। इसका कहना है तुमने इस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, इसे बदनाम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब वो तुम्हारी किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगा। और दूसरी बात यह कि अब अगर तुमने इसे मज़ीद ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो वो ये सारी वीडियोज़ आगे वायरल कर देगा, जिसके बाद तुम्हें बहुत सारे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। वो अपनी बात मुकम्मल करता वहाँ से सीधा किंजिश की तलाश में निगाहें दौड़ाता किचन की तरफ चला गया, जबकि वहीं खड़ी थी। इतना सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। इसे लगा था कि अपनी इज्जत बचाने के लिए डायरेक्टर अब यकीनन कोई बड़ी ऑफ़र देगा। इसे यकीन था कि वो इसे कोई बड़ी फिल्म या फिर अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम देगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो चुका था। इस डायरेक्टर ने ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी दिखाई थी, जिसके बाद इसके हाथ कुछ भी नहीं आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद वो अपना फ़ैसला भी बदल चुकी थी। अब इसका इरादा कुछ और करने का था। अब वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो दावर की निगाहों में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसे किसी भी तरह इस लड़की को अपनी जगह से हटाना था। दावर की सिर्फ एक ही बीवी थी और वो जायशा थी, किंजिश नहीं। सर तुम्हारी दोपहर इतनी ज़्यादा देर से क्यों वापसी क्यों हुई? फौतगी पर गई हुई थी, लेकिन मुलाजमा ने बताया कि तुम्हारी वापसी बहुत देर से हुई। कहाँ थी तुम? पर जब इसके कमरे में गई तो वो सो रही थी। इन्होंने इसे जगाया नहीं, लेकिन इसकी लापरवाही पर इन्हें गुस्सा बहुत आया था। वो खुद ही फौतगी पर जाने की वजह से घर में नहीं थी और इनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर वो कहीं भी चली गई थी। वो तो शुक्र था कि मुलाजिम इनके एतमाद का था, इसने इन्हें वापस आते ही बता दिया कि वो पार्क गई थी। वहाँ 2 घंटे तक रही थी। अम्मी मैं पार्क गई थी और आपको पता है मुझे वहाँ एक मेरी दोस्त मिली और वो बहुत प्यारी है। इसका एक छोटा सा बेबी भी है, लेकिन इसको देख कर लगता ही नहीं कि वो बेबी इसका है, लेकिन वो बेबी इसको मामा कह रहा था। मैं 2 घंटे इसी के पास बैठी रही। मम्मी वो इतनी प्यारी थी ना कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ। इसकी बात है, इसका अंदाज़ और जिस तरीके से वो ताहू को प्यार करती थी, कितना प्यारा बेबी है। मैं अपना फ़ोन लेकर नहीं गई थी, वरना मैं इसकी बहुत सारी तस्वीरें बना कर लाती। अल्लाह जी जावर भाई को इतना ही प्यारा सा बेबी दे। हो वो जोश में बोले जा रही थी जब अम्मी और बाबा दोनों के मुंह से बेख्तियार आमिर निकला, लेकिन वो चुप ना हुई। इसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती होगी और मैंने इससे वादा किया कि मैं इससे मिलने रोज़ पार्क में आया करूँगी और साथ में अपनी बुक्स भी ले जाया करूँगी ताकि इसके साथ मैं पढ़ाई भी कर सकूँ। वो बता रही थी कि शादी के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी और अब तो वो अपने बेबी में बिजी हो गई है। लेकिन वो बहुत प्यारी मामा, मैं इसे घर भी लाऊंगी, आपसे भी मिलवाऊंगी। वो बेहद खुशी से इन्हें बता रही थी, जबकि इसकी एक्साइटमेंट इस बात की गवाह थी कि यकीनन इसकी दोस्त बहुत अच्छी है, क्योंकि जोया को आसानी से कोई भी इंसान पसंद नहीं आता था।
जोया बीबी ने भाभी पसंद करनी है, पहले भाभी पसंद की हुण दूजी पसंद की। बस करो जोया, सांस ले लिया करो। जब तुम बोलने पर आती हो तो आगे पीछे कुछ भी तुम्हें नजर नहीं आता। अब आराम से खाना को, फजूल बातें बाद में कर लेना। मैं इनका ध्यान इसका ध्यान खाने पर लगाते हुए बोली तो जोया मुंह बनाकर दोबारा अपने खाने में मसरूफ होगी, लेकिन पास बैठे बाबा को बस साथ साथ बहुत कुछ बता रही थी, जबकि बाबा मुस्कुराते हुए इसकी बातें सुन रहे थे। बस मुझे और तस्वीरें नहीं बनवानी, बस करे जावर, कितनी तस्वीरें बनाएंगे। वो हर एंगल से इसकी तस्वीरें ले रहा था, इसे खूबसूरत मुकामात की सैर करवाते हुए हर मुकाम पर इसकी हज़ारों तस्वीरें ले चुका था, और अब वो तस्वीरें बनवा बनवा कर उतार चुकी थी। तुम्हें कुछ कहने के लिए बोला नहीं है ना, तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ। चलो सीधी खड़ी हो जाओ और इस ग्रिल के ऊपर हाथ रखो, मैं पिक बनाता हूँ। वो मोबाइल उठाकर इससे कहने लगा, जिस पर अपना माथा पीट कर रहेगी। आपको पुलिस वाला नहीं बल्कि फ़ोटोग्राफर बनाना चाहिए था, वो तंग आकर बोली। तो जाने मन रख लो ना अपना पर्सनल फोटोग्राफर, यकीन करो तुम्हारी फोटोग्राफी में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इतनी प्यारी तस्वीर बनाऊंगी कि तस्वीरें भी अपनी किस्मत पर नाश करेंगी कि इन्हें सैयद जावर हैदरी ने बनाया। इसके मजाक को इसने ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस ले लेता, जिस पर वो सिर्फ नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। चले अब बहुत हो गया, वापस चलते, शाम हो रही है, मुझे भूख बहुत सख्त लगी हुई है। मुझे देखकर कहने लगी तो वो मुस्कुरा दिया, फिर सर को हल्का सा खम देते इसे आगे चलने का इशारा किया। वो मुस्कुराते हुए इसके आगे चल पड़ी, जब अचानक ही इसने इसके गिर्द अपनी बाहों का हासार बना लिया। छोड़े मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ, लोग देख रहे हैं। इसने आगे पीछे मौजूद लोगों का एहसास दिलाया था। लोगों का काम है देखना डार्लिंग, तुम मुझे देखो, लोगों को क्यों देखती हो। वो पूरी शिद्दत से इसके गाल पर झुकते हुए वहाँ अपने लबों का लम्स छोड़ चुका था, जबकि वो इसके कंधे पर एक जोरदार मुक्का मार कर रहेगी। लेकिन फिर एहसास हुआ कि इसके मुक्के से इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा था, बल्कि उल्टा इसका अपना ही हाथ दर्द करने लगा था, जिसको जावर ने फ़ौरन इसके हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया था। क्यों हल्कान होती है, मुकाबला नहीं कर सकती तुम मेरी मोहब्बतों का। वो इसका चेहरा थाम कर एक बार फिर से इसके गाल पर लब रख चुका था। इसकी हरकत पर वो फिर आगे पीछे हर तरफ नजर दौड़ाने लगी। कोई भी इनकी तरफ मतवजह नहीं था, लेकिन इसने घूरना फिर भी अपना फर्ज समझा था, जिस पर जावर ने किसी अच्छे बच्चे की तरह अपने कानों को हाथ लगाते हुए सॉरी कहा था। इसे राहील से मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी, जिसके लिए वो काफ़ी खुश थी। इसका इरादा कल सुबह ही इससे मिलने के लिए जाने का था। वो बहुत कुछ सोचे हुई थी और जल्दी अपने प्लान पर अमल करने वाली थी। इसे राहील से भी कोई मतलब नहीं था, वो इसे जेल से आज़ाद नहीं करवा सकती थी, लेकिन वो जानती थी वो इसकी मदद करने से इनकार नहीं करेगा। आखिर वो अपनी बहन की मोहब्बत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ था। इसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था, वो खुश नहीं थी, इसकी सारी खुशियाँ सहरविश छीन चुकी थी। वो इसके साथ हनीमून पर जा चुका था और इस बंद कमरे में सड़ रही थी सिर्फ इस लड़की की वजह से। वो इसकी मजबूरी को देखते हुए जावर ने इसको अपनी जिम्मेदारी को अपना लिया था। वो इससे शादी करने के बाद इस शादी को कबूल भी कर चुका था, लेकिन इससे ज़्यादा जो बात इसे बेचैन करती थी वो ये थी कि शादी से पहले वो इसे रिजेक्ट कर चुका था। वो इसे शादी से साफ इनकार कर चुका था, और ये रिजेक्शन इसे हैंडल नहीं हो पा रही थी। वो किसी भी हालत में जावर की ज़िंदगी में वापस आ जाना चाहती थी। वो सहरविश को इसकी औकात याद करवाना चाहती थी। बेटा तेनू तो तेरी जावर ने औकात तेरी चंगी तरह याद करा दी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी नहीं होती। दाऊ सो चुका था और वो खुद ही इसकी साइड पर इसके बिल्कुल पास आ गई थी। इसके पास बहुत सारी बातें थी वो जिससे करने के लिए आई थी, लेकिन ये अलग बात कि वो इसकी बात सुनने के मूड में नहीं था, वो तो कुछ और ही करने के मूड में था। इसे अपने करीब खींचते हुए उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा, जबकि वो अपनी बात बताने में हल्कान हो रही थी। एक तो इसके अंदाज पर वो शर्म से निगाह नहीं उठा पाती थी कि वो इससे बात करने का हौसला पैदा करती। मुझे बात करनी है ना, वो दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए इसे ऊपर करने की कोशिश करने लगी। यही तो मसला, लड़की तुम बातें बहुत करती हो, कभी कभी बातों से ज़्यादा खामोशी की जुबान समझा करो, कभी दिल की बातों को समझने की कोशिश किया करो। ये जज्बा ऐसा है कि तुम्हें एक पल के लिए खुद से दूर करने का दिल नहीं करता, और एक तुम हो मैं जिस बात को समझती नहीं। अरे समझती तो, लेकिन आपके ये जो जज्बात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत शरारती हो जाते हैं, और फिर आप अजीब गरीब किस्म के मखलूक बन जाते हैं, बिल्कुल जिन की तरह। बिल्कुल ठीक नाम दिया मैंने आपको, आप हो ही ताऊ के भूत बाबा। चले आप मेरी बात सुने। वो अपनी बात ख़त्म करते हुए इसका चेहरा अपने नाजुक हाथों में थाम चुकी थी। अगर इस अंदाज में तो मुझे अपनी बात से सुनाओगे तो फिर आगे के मराहल के लिए भी तैयार रहना। वो प्यार से इसके हाथों को अपने लबों से लगाता कह रहा था कि अंजिश ने फ़ौरन इसका चेहरा छोड़ दिया। अब आप चुप मेरी सुने। वो इसके लबों पर उंगली रखे बोली, मैं आज पार्क गई थी ना, वहाँ पर एक लड़की मिली मुझे, वो बहुत क्यूट थी। थोड़ी देर में हम दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती होगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने इससे वादा भी कर लिया कि हम रोज़ पार्क में मिला करेंगे। तो फिर मैं रोज़ ताऊ को लेकर पार्क जाऊँगी तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? क्योंकि यहाँ पर तो वो चुड़ैल रहती है ना, वो हर वक्त मुझे घूरती रहती है, तो मैं ना इसके साथ बिल्कुल भी इतना वक्त नहीं गुजार सकती। और ताहू भी हमारे इस रूम की ये नीली दीवारें देखकर उकता गया है, इसको भी फ्रेश हवा चाहिए होती है, तो हम दोनों माँ बेटा रोज़ जाएँ, तो आप इजाज़त दोगे ना? वो इसे देखते हुए पूछने लगी। जी जान, आप रोज़ जाएँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वहाँ हमारे ही एरिया की औरतें होती हैं जो कि वहाँ अपना वक्त गुजारने आती हैं, तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? और पार्क कौन सा दूर है, तुम अपने दोस्त से मिलो, इन्हें घर इनवाइट करो। और मैंने सुना काफ़ी खूबसूरत औरतें आती हैं वहाँ, अगर हो सके तो किसी मुझे भी ले जाना पार्क में, मैं भी फ्रेश हवा खाऊंगा।
वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर अपना हाथ मुक्का बनाते हुए उसके कंधे पर झाड़ चुकी थी। दावा ने हंसते हुए इसके दोनों बाजू को अपनी कैद में ले लिया। वो मुस्कुराता एक बार फिर से इसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था। सावर मुझे तस्वीरें दिखाई, मैं भी तो देखूं। वो कब से इसकी एक एक तस्वीर को निकालते हुए तारीफों के पुल बांध रहा था। इसके अंदाज ने इसे भी मजबूर कर दिया अपनी तस्वीरें देखने पर। क्या इसकी तस्वीरें इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वो इसकी तस्वीरों का दीवाना हुए जा रहा था। नहीं, तुम ना देखो, तुम बहुत मेरी प्यारी सी बीवी को नज़र लगा दोगी। वो एक नज़र से घूर कर फिर से तस्वीरों की तरफ देखने लगा, जैसे इसकी नहीं बल्कि सच में से किसी और महबूब की बीवी की तस्वीरें हों। इसके अंदाज पर मुँह खोल कर रह गई। क्या मतलब आपकी इस बात का? मैं अपनी तस्वीरों को नज़र लगा दूंगी? हद है कि अपनी तस्वीरों को भी नज़र लगती है। वो गुस्से से आंखें दिखाती इससे पूछने लगी। जावर ने एक नज़र इसको देखा, इसे चिढ़ाकर इसे मज़ा आया था। मुझे नहीं पता लगती है कि नहीं लगती, लेकिन तुम्हारा देखने का अंदाज भी बहुत बुरा है, इसलिए मैं तुम्हें कोई तस्वीर नहीं दिखा रहा। वो इनकार करते हुए बोला, मैं तस्वीरें देखूंगी, मेरी तस्वीरें, मेरा पूरा हक बनता है इन्हें देखने का। दिखाएं मुझे आप, वरना अच्छा नहीं होगा। वो इस अब खींचातानी करने पर आ गई थी। क्या अच्छा नहीं होगा? अगर नहीं दिखाऊंगा तो क्या खा जाओगी मुझे, चुड़ैल? जाओ, नहीं दिखाता, जो करना कर लो। वो अपना मोबाइल अपने पीछे कर चुका था, जबकि सहरविश मुसलसल मोबाइल फ़ोन लेने की कोशिश में इसके बेहद करीब आ गई थी, जबकि इसे चुड़ैल कहकर उसकी शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी कर चुका था। वो मोबाइल इसकी पहुंच से दूर करते इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल करते इसे अपने बेहद करीब कर गया था, जिसका एहसास सहरविश को बहुत देर से हुआ था, क्योंकि वो तो मुसलसल फ़ोन छीनने की कोशिश में लगी हुई थी, जबकि जावर की गर्म सांसों का लमस इसे अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। जावर अपना आप इसे छुड़ाने की कोशिश में वो दूर होने लगी। बोले जाने जावर, वो दिलचस्पी से इसके चेहरे पर आए रंगों को देखते हुए बोला। मुझे देखनी है तस्वीरें, वो बेहद मासूमियत से बोली। छीन लो फ़ोन और देख लो, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। इसके माथे पर अपने लब रखता हुआ उसकी मासूमियत के रंगों को खुद में उतार रहा था। आप बहुत बुरे हैं। वो इसके हिसाब में अपनी कोशिश में नाकाम होते हुए नाराज़ होने लगी। अच्छा सॉरी यार, नाराज़ क्यों हो रही? चलो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, और पुलिस वाले ना दो तरह के होते हैं, एक जो रिश्वत लेते हैं और सामने वाले का काम कर देते हैं, दूसरे जो बहुत ईमानदार होते हैं, रिश्वत का नाम तक नहीं लेने देते। और मुझे पता आप सेकंड वाले हो, आप रिश्वत तक बिल्कुल नामुमकिन नहीं लेते। मुझे फ़ख्र है आप पर, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। इसके अंदाज पर वो भी दिलकशी से मुस्कुराया, जबकि इसके लिए बाहों का हज़ार इसने तंग कर दिया था। नहीं डार्लिंग, तुम गलत हो। मैं बाहर वालों से रिश्वत नहीं लेता, लेकिन घर वाली से रिश्वत लेने में कोई मसला नहीं है। तुम्हें तस्वीरें देखनी है तो चलो मुझे रिश्वत में कुछ दो कि मैं खुश होकर ये तस्वीरें तुम्हारे हवाले कर दूँ। इसकी कमर के गिर्द अपनी बाहों का हज़ार तंग करते वो खुद में कैद करने लगा। शर्म आनी चाहिए आपको, एक मासूम सी लड़की से रिश्वत मांगते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। इसने फ़ौरन इनकार किया जब जावर ने इसका चेहरा देखा। इसके चेहरे पर इस बात का यकीन था कि इसके पास वाकई से देने के लिए कुछ नहीं था। जब जावर ने इसके लबों पर अपना अंगूठा फेरा, इसके अंदाज से वो इसके रिश्वत का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से लगा चुकी थी, और अब वो जितना जल्दी हो सके इसके करीब से भागने की कोशिश में थी, लेकिन वैसे खुद से दूर क्यों जाने देता। देखो तुम्हारे पास एक बेहतरीन चीज़ है, तुम जितनी चाहे तस्वीरें देख सकती हो, और मुझे मेरी रिश्वत भी सिर्फ एक किस्त देगा। देखो मैं कितना नेक पुलिस वाला हूँ, सिर्फ एक केस मांग रहा हूँ तुमसे, वरना ऐसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए सामने वाला क्या क्या मांग सकता है। जावर साथ ही साथ इसे अपनी फ्राक दिली की मिसालें भी दे रहा था। नहीं, मुझे नहीं देखनी तस्वीरें, आप अपने पास ही रखें, मुझे कुछ नहीं देखना, छोड़े मुझे नींद आ रही है। उसके हसार से निकलने के लिए मचलने लगी। तुम ना देखो जाने मन, लेकिन मैं तो तुम्हें दिखा कर ही अब सांस लूँगा। वो लम्हे में इसे अपने साथ बेड पर गिराता, इसके चेहरे पर झुकता, इसके लबों को अपनी लबों की दस्तरस में ले चुका था, जबकि सहरविश की सारी मज़ाहमतें इसकी बाहों में दम तोड़ चुकी थी। जी तो गाइस, यहाँ पे ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी हमारी इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू एपिसोड के साथ, और वो कल हमारी लास्ट एपिसोड होगी। तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और दुआओं में बहुत सारा याद रखिए, और दुआ कीजिएगा मेरा गला मज़ीद ख़राब ना हो, बल्कि ये बिल्कुल सेट हो जाए, ताकि कल इस तरह की आवाज़ में आप लोग को एपिसोड ना सुननी पड़े। तो मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।